हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आतंकवाद, टेररिज्म। एक ऐसी घटना जिससे हर देश कहीं ना कहीं गुजर रहा है। पर मन में एक सवाल आप लोगों के आता होगा कि आखिर व्यक्ति आतंकवादी क्यों बनता है। दूसरा सवाल ये भी आता होगा कि आतंकवाद अगर इतना ही बुरा है तो क्यों नहीं उसे सारे विश्व के लोग मिलकर ख़त्म कर देते। क्या विश्व के देश या विश्व के जो राज्य हैं उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आतंकवादियों को ख़त्म कर सकें। आप देखते होंगे, आपको कोई एक भी अस्त्र शस्त्र लेना पड़े अगर तो कितनी दिक्कतें होती हैं। और इतने बड़े बड़े आतंकवादी संगठन हैं, इनके पास इतने असलहे कैसे आ जाते हैं, है ना। तो उस चीज़ को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आज जो मैंने पिक्चर बनाई है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि देखिए AK-47 पूरे विश्व में अपना प्रभाव बना रही है। AK-47 का यहाँ मतलब क्या है? आतंक। यहाँ हमने उम्मीद की थी कि पूरे देश में शांति होगी, आज पूरे देश में एक आतंक है, एक डर है, एक भय है। तो आइए उस पर आज चर्चा करते हैं। चर्चा करने के पहले मैं ये बता दूं आपको कि मैंने इस क्लास को बनाने के पहले ये सोचा कि इस क्लास के माध्यम से आपको क्या समझाया जा सकता है। देखिए, आतंकवाद में सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं मटेरियल ज़्यादा है नहीं, बहुत ही कन्वेंशनल मटेरियल है जो है हर जगह। ठीक, कहीं भी चर्चा नहीं है कि आतंकवाद क्यों होता है, आखिर उसके पीछे क्या फिलॉसफी है ना। कैसे लोग एक दूसरे की गर्दन काट देते हैं, क्यों, क्या मानवता इतनी खत्म हो चुकी। तो इन सब के लिए हम लोगों को बात करनी थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी क्लास दूं जो आइडिया पे बेस हो, जो विचारों पे आधारित हो। जैसे आपसे एक बात कहूं कि भारत में पानी बरसता है, USA में पानी बरसता है, जापान में भी पानी बरसता है, तो आप तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। यदि मैं आपको एक तरीका बता दूं कि पानी क्यों बरसता है तो शायद आप तीनों को सॉल्व कर लोगे, है ना। तो इसलिए मैंने एक सामान्य सी समझ बनाने की कोशिश की है। काफ़ी लंबा समय लगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। आज की क्लास लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग होगी, अंत तक देखें और बहुत ही मायने होंगे इस क्लास के अगर आप इस क्लास को एक एक समझते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि आतंकवाद क्यों है और क्या है। इन दो को समझेंगे, जिसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि आतंकवाद भाई क्या है, आखिर क्यों ये युद्ध से अलग है, ये क्यों छोटी छोटी हिंसाओं से अलग है ना। हिंसा भी होती है, युद्ध भी होता है, लेकिन इसको आतंकवाद क्यों नहीं कहते, आतंकवाद अपने आप में क्या है। फिर समझेंगे कि आतंकवाद क्यों है, फिर उसके बाद कि आतंकवाद के पीछे क्या माइंडसेट है, क्या दर्शन है, वो किस आधार पे काम करते हैं। एक व्यक्ति जो आतंकवादी बन रहा होता है उसकी क्या मनोदशा होती है। ठीक, फिर ग्लोबल टेररिज्म या न्यू टेररिज्म, अर्थात जो आतंकवाद है उसका स्वरूप बिल्कुल बदल रहा है, उस पर भी एक लंबी चर्चा करेंगे। फिर आतंकवाद और मध्य एशिया, है ना, इराक, सीरिया, ईरान, आखिर इनका आतंकवाद से क्या संबंध है। फिर कई मन में सवाल आता रहता है क्या आतंकवाद का मेन कारण USA है, तो उस पर भी लंबी चर्चा की जाएगी। आतंकवाद के कारणों को एक हम संक्षेप में समझेंगे, जब आपको पूरा इतिहास बता चुके होंगे तो उसको बाद में जब सारांश के रूप में समझेंगे तो हम उसको समझेंगे कि आतंकवाद क्यों होता है। सबसे लास्ट में आतंकवाद को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, एक संक्षेप में इस पे बात करेंगे कि क्या हम लोगों का आधारभूत सिद्धांत होने चाहिए यदि आतंकवाद को हम लोगों को खत्म करना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लास लेते हैं आगे, मतलब ठीक है कि हाँ, क्लास लेने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेलीग्राम ग्रुप है और केवल सिविल सर्विस के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो जो बच्चे, और केवल में मतलब केवल का मतलब ये है कि जो सिंसियर हैं, है ना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो सिंसियर ना हो वो मत ज्वाइन करें, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो या मेरे से कोई बात करनी हो तो इस नंबर पे फ़ोन करके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उनको कॉल कर लूँगा। ठीक, तो इस तरह हम आप आपस में जुड़ सकते हैं और तैयारी की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत सामान्य रूप से विचारों की क्लास है, तो इसलिए इसमें थोड़ी अपना इंटरेस्ट पैदा करिएगा। आप लोगों को अभी तक ये पढ़ने की कभी आदत नहीं रही, क्योंकि आपको ये सब पढ़ाया ही नहीं गया कभी, है ना, तो शायद आपको शुरू में बुरा लगे, पर उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं तो अच्छी चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले सवाल है कि आतंकवाद क्या है। देखिए, आतंकवाद मतलब क्या होता है, एक सामान्य सी भाषा में अगर बात करें तो किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम भय का प्रयोग करते हैं, भय का प्रयोग, है ना, तो उसको कहते हैं आतंकवाद। ये भय किसका? हिंसा का। ठीक, तो मेरी बात समझ में आई। जब किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम भय
अर्थात हिंसा का प्रयोग करते हैं तो उसको आतंकवाद कहते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मैं मान लो किसी बच्चे को डरवा दूं कि अगर मेरा काम ये नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। अब पहले जाके 2-3 थापड़ उसको मार दिया, या उसको नहीं, मान लो उसके बगल के किसी दोस्त को मार दिया और कहा कि तुम ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये भी क्या है, आतंकवाद। आतंकवाद की बहुत सामान्य परिभाषा है कि किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आतंक का प्रयोग, अर्थात हिंसा, भय का प्रयोग। देखिए, एक उद्देश्य तो आप कैसे पा सकते हो, मेहनत करके पा सकते हो किसी उद्देश्य को, है ना। लेकिन दूसरा तरीका क्या है पास करने का, उसको प्राप्त करने का? दूसरा तरीका उसको प्राप्त करने का कि आप हिंसा से, भय से, डरवा के, तो ये होता है आतंकवाद। जैसे कहते नहीं घर में किसी का आतंक है, जैसे पापा का आतंक है, तो आतंक का क्या मतलब होता है कि पापा के डर के कारण सब कोई हर वो काम कर रहे हैं जो पापा का मन है। तो पापा यहाँ क्या हुए, एक प्रकार से आतंकवादी, क्यों? क्योंकि उनके डर से सारे काम हो रहे हैं। तो इस तरह कहा जा सकता है आतंकवाद क्या है। आतंकवाद जब कोई संगठन या कोई व्यक्ति भय के आधार पर कोई उद्देश्य की प्राप्ति करता है तो उसको आतंकवाद कहते हैं, और जिस व्यक्ति के बारे में चर्चा की जा रही होगी वो आतंकवादी होगा। तो अब सवाल उठता है कि उद्देश्य क्या होंगे। देखिए, सामान्यतः यह माना जाता था कि ये राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, ठीक है, यह धार्मिक, पर वर्तमान में ये बदल चुका है, अब आर्थिक उद्देश्य भी होते हैं, ठीक। तो वर्तमान में आर्थिक उद्देश्य भी होते हैं। जैसे धार्मिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य क्या हुआ, जैसे मान लो कहा जाए कि किसी राज्य को उखाड़ फेंकना, मतलब किसी राज्य में कोई शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को यदि हमें बदलना है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आतंकवाद का प्रयोग करेंगे, ताकि वहाँ का जो राजा है वो डर के चला जाए, है ना। या मान लीजिए किसी भी तरह के राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब आतंकवाद का करते हैं तो उसे कहेंगे राजनीतिक आतंकवाद। ऐसे ही मान लीजिए धार्मिक आतंकवाद होता है जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। तो वो धार्मिक क्या, किसी एक धार्मिक उद्देश्य को प्राप्त करना हो, है ना। जैसे किसी एक विचारधारा को फैलाना हो या किसी एक विचारधारा की स्थापना करनी हो राज्य प्रशासन के तौर पे, तो वो जाएगा धार्मिक आतंकवाद। उसी तरह आर्थिक आतंकवाद भी होता है, जैसे आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाए। जैसे मैं एक आपको हमला बताऊं, जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 का, उसने क्या किया, उसने भारत की आर्थिक राजधानी में हमला किया, अर्थात भारत की आर्थिक अस्थिरता को उसने क्या किया, बढ़ा दिया, है ना। तो यही तो उद्देश्य था कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो। और क्या हुआ, 2008 के आतंकवाद ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये आर्थिक उद्देश्यों पे आधारित है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे मैंने बताया राजनीतिक, है ना। इसका एक उदाहरण आप लिख सकते हैं फिलिस्तीन का। जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन है वो क्या करता है, इजराइल के खिलाफ इसीलिए लड़ रहा है ना। हिजबुल्लाह संगठन वो क्या लड़ रहा है, यही लड़ रहा है। जो कश्मीर में आतंकवाद है वो भी राजनीतिक है, वो क्या कर रहे हैं, कश्मीर को राजनीतिक रूप से आज़ाद दिलाना चाहते हैं। मैंने आर्थिक का उदाहरण बता दिया, राजनीतिक का उदाहरण बता दिया। तो इस तरह, है ना, राजनीतिक के और भी उदाहरण, जैसे श्रीलंका में लिट्टे, वो भी श्रीलंका में क्या करना चाह रहा था, प्रशासन व्यवस्था, वहाँ की शासन व्यवस्था को बदलना चाह रहा था, वहाँ राजनीतिक व्यवस्था को बदलना चाह रहा था। तो उद्देश्य कैसा होता है, इस बात पर उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि आतंकवाद कौन से टाइप का है, राजनीतिक है कि धार्मिक है कि आर्थिक है। तो इस तरह हमने समझा कि आतंकवाद क्या है। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर आतंकवाद में हिंसा का प्रयोग ही करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा हिंसा का प्रयोग, तो आप कहोगे हिंसा का प्रयोग तो युद्ध में भी करते हैं, तो युद्ध और आतंकवाद में क्या अंतर है। तो देखिए, युद्ध होता है दो बराबर लोगों के बीच में, है ना। जैसे मान लो एक्स और वाई, जब दो बराबर होंगे तो इनके बीच में युद्ध होगा, तो ये आमने सामने होंगे। लेकिन आतंकवाद आमने सामने नहीं होता, एक व्यक्ति छुप के वार करता है ना। युद्ध में क्या होता है, दोनों सेनाएं होती है और आमने सामने वार करती है औपचारिक रूप से। लेकिन आतंकवाद में ऐसा नहीं है। आतंकवाद में क्या होती है, हिंसा तो होती है, लेकिन हिंसा में एक संगठन दूसरे संगठन पे छुप के वार करता है ना। एक तो ये हो गया। अब आप कहोगे कि छुप के वार तो गुरिल्ला युद्ध में भी होता है। छुप के वार तो गुरिल्ला वार में भी होता है। गुरिल्ला वार क्या होता है, पहाड़ों में जब कोई एक व्यक्ति छुप जाए, ग्रुप, और किसी का इंतजार कर रहे हो, जैसे ही वो आए तो उसके ऊपर हमला कर दो।
तो यहाँ भी तो हिंसा हो रही है और यहाँ भी क्या छुप के वार हो रहा है। तो फिर गुरिल्ला वार में और आतंकवाद में क्या अंतर है? तो गुरिल्ला वार और आतंकवाद में ये अंतर है कि आतंकवाद, टेररिज्म, जिसको टारगेट करता है अर्थात जिसमें हमला करता है वो सामान्य लोग होते हैं, सामान्यतः, है ना। सामान्य होंगे या मान लो युद्ध करने की तैयारी में भी नहीं होंगे, वो अपना सामान्य जीवन जी रहे होंगे। जैसे उरी में वो युद्ध थोड़ी कर रहे थे, लेकिन गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है, जो छुप के वार होता है उस पे होता है जो युद्ध कर रहा होता है ना। अर्थात सेना युद्ध कर रही है मान लो, तो उस पर गुरिल्ला वार होगा। तो इस तरह आप इन तीनों में अंतर समझिएगा। मैं थोड़ी डीप में पढ़ा रहा हूँ इसलिए ये सोच के कि अभी आप बहुत छोटे हैं तैयारी करने में, लेकिन आपकी जितनी भी तैयारी हो बहुत बहुत शानदार हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे अच्छा काम बिल्डिंग की नींव में होना चाहिए, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही ऊपर बनेगी और अच्छी बनेगी। तो इसलिए मैं थोड़ी डीप में पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं पढ़ाने को तो 1 मिनट में पढ़ा सकता था। आतंकवाद क्या है? जो भय के आधार पर किसी उद्देश्य की प्राप्ति करे। लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया कि भय या आतंक या हिंसा तो युद्ध में भी होती है, पर युद्ध में दोनों बराबर होते हैं और आमने सामने लड़ाई होती है। फिर मैंने दोबारा बताया आपको कि गुरिल्ला वार में भी छुप के होता है, लेकिन गुरिल्ला वार में जो टारगेट किया जाता है वो सामान्य जनता नहीं होगी, वो सैनिक ही होंगे। लेकिन आतंकवाद में क्या होता है, सामान्य जनता को ही टारगेट किया जाता है, या मान लो ऐसे सैनिक को भी टारगेट किया जाएगा जो अपनी दैनिक जीवन जी रहा हो, युद्ध करने के विचार में ना हो या युद्ध करने की अवस्था में ना हो, जैसे उरी में जो हमला हुआ था। तो इस तरह हम समझ चुके हैं कि आतंकवाद क्या है। अब दूसरी बात है कि आतंकवाद क्यों है ना। आखिर आतंकवाद क्यों होता है? आप उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्यों नहीं सैन्य व्यवस्था यूज करते, है ना। आतंकवाद क्यों यूज होता है? तो देखिए, आतंकवाद जब यूज किया जाता है ना, जब विरोधी बड़ा हो, विरोधी और विरोध करने वाला छोटा हो। तो जब विरोध करने वाला छोटा होता है और जिसका वो विरोध कर रहा है वो बड़ा है, तो ये पता होगा कि हम सीधे तो नहीं लड़ सकते। जब सीधे नहीं लड़ सकते लेकिन हमें उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे उस पर छुप छुप के हमले और उस पर पैदा करेंगे एक डर। जैसे मान लो वर्तमान में पाकिस्तान कई बार भारत से युद्ध हार चुका। जब भारत से कई बार युद्ध हार चुका, 4 बार, तो अब उसे समझ में आ गया कि हम सीधे तो नहीं लड़ सकते, सीधे लड़ेंगे तो हमारी हार होगी। तो इसलिए उसने क्या किया, इसलिए उसने टेररिज्म का प्रयोग करना चालू किया और अब वो आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि आतंकवाद युद्ध की तुलना में सस्ता होता है और उद्देश्य को प्राप्त करने की ज़्यादा चांस है, हारने के चांस कम है। क्योंकि आतंकवाद में हारना तो जैसे कुछ है नहीं, है ना, एक खत्म हुआ दूसरा आएगा, लेकिन युद्ध में खतरा ज़्यादा है हारने का, खासकर कमज़ोर को। तो जैसे मैंने एक आपको पाकिस्तान का उदाहरण दिया, तो अब जैसे इजराइल है और फिलिस्तीन संगठन है, तो फिलिस्तीन संगठन को पता है ना कि इजराइल इतना बड़ा देश है कि हम सीधे तो नहीं लड़ सकते, तो क्यों ना इसमें आतंक करते रहें, इतना डरवाते रहें कि ये खुद से चला जाए। जैसे मान लो मुझे किसी को भगाना हो, है ना, जैसे मान लो मैं किसी घर में रह रहा हूँ और घर में मुझे मकान मालिक को वहाँ से भगाना है, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ उसको कुछ ना कुछ परेशान करूँगा, सीधे नहीं कर पाऊँगा। सीधे करूँगा तो क्या करेगा, मुझे मार के भगा देगा। लेकिन मैं उसको भगाना भी चाहता हूं पर उसके बराबर शक्तिशाली नहीं हूं, तो मैं कई तरीके यूज करूंगा उसको भगाने के लिए। उसको भूत के नाम पे डरवाऊंगा या अन्य गतिविधियां करूंगा, है ना। तो इस तरह उसके मन में एक डर बन जाएगा इस घर में रहने को लेकर। उसे लगेगा यार छोड़ो यार, घर नुकसान हो तो ठीक है लेकिन इसको छोड़ो। तो ये भी क्या है, एक डर के आधार पर मैंने उद्देश्य प्राप्त किया ना। तो वैसे ही जब विरोध करने वाला छोटा हो और सामने वाली पार्टी बड़ी हो, इस कारण लोग आतंकवाद का सहारा लेते हैं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि हम आमने सामने आके नहीं लड़ सकते। हाल ही के समय में जैसे आप देखते होंगे, चीन में एक समुदाय है उइगर। अब उइगर समुदाय के साथ चीन वाले बड़ा गलत कर रहे हैं, है ना। आपको पता ही होगा कि उनका शोषण किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, उनकी सांस्कृतिक भावनाओं को कुचला जा रहा है। तो क्या किया जाएगा, उसी से कुछ समुदाय सीधे थोड़ी चीन के खिलाफ युद्ध लड़ देंगे कि चलो युद्ध हो गया, क्योंकि युद्ध तो 2 बराबर सत्ताओं के बीच में होता है। तो क्या करेंगे, उइगर समुदाय में कुछ लोग निकलेंगे और अपना गुस्सा कहीं बम फेंकेंगे, कहीं कुछ करेंगे, ताकि चीन वालों में एक डर पैदा हो और वो भारत कह रहा हूँ सॉरी, वो हमारे ऊपर अत्याचार करना बंद कर दें। तो इस तरह होता है आतंकवाद। तो हमने यहाँ पढ़ा आतंकवाद क्यों है, अर्थात क्यों करते हैं आतंकवाद। तो ये हमने एक सामान्य सी बात समझी। अभी हमने देखिए दार्शनिक बात नहीं समझी इसमें कि क्यों करते हैं।
अभी तो हमने एक स्थिति बताई केवल। आगे चलते हैं कि आतंकवाद का क्या दर्शन होता है। मेरा कहने का ये मतलब है दर्शन का कि आतंकवाद जब आदमी बनता है तो उसके पीछे के क्या कारण रहते हैं, क्यों वो किसी की ऐसे हत्या कर सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये देखिए, इसमें देखिए कैसे इसकी गर्दन काट रहा है ये, है ना। ऐसे तो हम लोग क्या मतलब आप देखते हैं चिकन मटन बनाने वाले लोग काट सकते हैं, है ना, हम तो वो भी नहीं काट सकते। तो ऐसे वो इंसान को ऐसे काटा जैसे ये कोई मुर्गा हो या बकरा हो। तो मन में एक सवाल नहीं आता आपके कि आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है। और ये भी देखिए क्या है, वही उदाहरण ही है, इन सब के मन में क्या हो जाएगा, डर। और साथ में ये वीडियो अपलोड करेंगे सोशल मीडिया में। क्यों अपलोड कर रहे हैं, ताकि सबके पास हो जाए एक डर, है ना, डर। और डर का क्या, किसी उद्देश्य के लिए, है ना। तो आप ये इसमें एक आपको मैं ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जितने भी लोगों का गला काटते हैं आप देखोगे सबके कपड़े ऑरेंज होंगे, ठीक, सबके कपड़े ऑरेंज होंगे। क्यों पता है, ये आईएसआई का एक कार्यकर्ता है, ठीक, और देखिए कैसे इसकी गर्दन काट रहा है। तो ये जो गर्दन काटा जा रहा है उन सब के कपड़े ऑरेंज क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पीछे कहानी है। अमेरिका में एक जेल है ग्वांतामो, और वो जेल में कहा जाता है कि आतंकवाद के नाम पर कई मुस्लिमों के साथ वहाँ बहुत अत्याचार किया जाता है ना। आप देखते होंगे कि अधिकतर खबर सुनते होंगे कि कोई एक्टर गया, मुस्लिम था, इस कारण उसके कपड़े उतरवा दिए। तो वहाँ 9/11 के अटैक के बाद मुस्लिमों को शंका की दृष्टि से देखा जाता है, और जिसके ऊपर ज़्यादा शंका हो गई उसे ग्वांतामो जेल में बंद कर देते हैं। और उस जेल में बहुत अत्याचार होता है। जो यूएसए सभी के लिए मानवाधिकारों की बात करता है ना पूरे विश्व में, उस ग्वांतामो में खुद एक भी मानवाधिकारों का पालन नहीं करता। आज की क्लास जब आप पढ़ोगे ना तो यूएसए के प्रति एक अलग मानसिकता बन जाएगी। तो ग्वांतामो में ही यही कपड़े पहनाए जाते थे, इसी कलर के। तो इसीलिए आईएसआई वाले जब लोगों का सर काटते हैं तो यही कपड़ा पहनाते हैं, अर्थात तो अमेरिका को दिखा रहे होते हैं, यूएसए को बता रहे होते हैं कि तुमने हमारे वर्ग के साथ अत्याचार किया है, अब हम तुम्हारे आदमियों के साथ अत्याचार करेंगे। तो इसीलिए ये कभी ब्रिटेन होते हैं, ये कभी अमेरिका के होते हैं, तो उनके जो यूरोपीय लोग होते हैं या जो यूएसए के लोग होते हैं उनको ऑरेंज कपड़े पहनाते हैं और ये जताते हैं कि देखो तुमने हमारे वर्ग के साथ जेल में गलत किया है, अब हम सबके सामने तुम्हारे लोगों के साथ गलत करेंगे। तो ऐसे देखिए काट रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए एक ये हिंसा है, तो आखिर ये हिंसा क्यों होती है। तो चलिए इस हिंसा को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे आतंकवाद का दर्शन क्या है। तो देखिए आतंकवाद के पीछे जो काम करती है ना मानसिकता, वो मानसिकता ये है कि एक वर्ग ये मानता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात मानव के तौर पे वो सबसे उच्च है, ठीक है, मतलब सबसे उच्च मानव है, उच्च क्वालिटी का, ठीक है। तो श्रेष्ठता का नाम रहता है। अब समझिएगा, एक वर्ग ये है उसे ये लगता है कि वो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे हिटलर को कहा करता था क्या कि हमारी जाति सबसे शुद्ध जाति है। क्या है, सबसे शुद्ध। तो श्रेष्ठता का मतलब क्या है, शुद्धता का कॉन्सेप्ट है ना। अब जो वर्ग होता है उस वर्ग के मन में ये होता है कि वो क्या है, सबसे ज्यादा शुद्ध है ना, अर्थात वह जो कहेगा वही सत्य है, अर्थात वो जो बात बोलता है केवल वही बात सत्य है, बाकी कोई बात सत्य नहीं है। जैसे हमारे भारत का कल्चर क्या है, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि भारत में इतनी ज़्यादा विविधता है तब भी क्यों लड़ाई नहीं हुई। उसका कारण है भारतीय संस्कृति। मैं बार बार कह रहा था ना कि आज का क्लास महत्वपूर्ण होगा, तो इसी कारण कि मैं आज इसमें कई बातें करूंगा। तो देखिए भारतीय संस्कृति में क्या कहा जाता है कि सत्य तो एक है पर उसको कई तरीके से बोला जा सकता है। तुम उसको कुछ और बोलोगे, तुम कह दोगे कि ये सत्य मतलब राम है, तो मैं कह दूंगा ये सत्य मतलब कृष्ण है। सत्य का मतलब कुछ भी एक बात को मान लो, जैसे भगवान पे ही बात हो रही है ना। तो एक वर्ग वो होगा, वो कहेगा कि मेरा ही भगवान है बस, और कोई भगवान ही नहीं है ना। जैसे ये ईसाई और मुस्लिम, ये वर्ग क्या कहते हैं, ये वर्ग कहते हैं कि मात्र एक भगवान है। ईसाई का मतलब उनका भगवान है एक ही,
ठीक है, मुस्लिम कहते हैं कि उनका भगवान भी एक है, उसके अलावा कोई और नहीं है। लेकिन जो भारतीय संस्कृति वो क्या कहता है कि भगवान तो एक ही है, पर तुम उसको कुछ और कहोगे, हम उसको कुछ और कहेंगे, कोई उसको कुछ और कहेगा, कोई उसको कुछ और कहेगा। तो ये कहते हैं भारतीय संस्कृति वाले कि हमारे सत्य तो एक होते हैं हम सबके, पर हम उसको अलग अलग तरीके से जानते हैं। कहने का ये मतलब है जैसे जो टॉफ़ी होती है ना, एक टॉफ़ी हो लेकिन उसके रैपर अलग अलग हों, तो रैपर तो अलग अलग हो सकते हैं पर सबके अंदर एक ही टॉफ़ी है ना। तो इस तरह की बात कुछ भारतीय संस्कृति कहती है। तो भारतीय संस्कृति में इसीलिए ये सब कम है, आतंकवाद और कट्टरता, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो ये संगठन होता है, पहला कहता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा कोई शुद्ध नहीं है, और हम जो बात बोलेंगे वही सत्य है। तो क्या मतलब, दूसरा जो बोल रहा है वो असत्य है और उसको मार दो, है ना। अब आपके मन में सवाल यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि हिंसा भी क्यों होती है। अच्छा ये बताइए कि हम किसी बकरे को, मुर्गे को क्यों मार देते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं ना कि ये हमारे कंपेयर में ही नहीं है कुछ, ये हमारे लिए कोई महत्व ही नहीं रखता, क्योंकि ये हमारे जैसे इंसान नहीं हैं, ये हमारे जैसे इंसान नहीं है, इसलिए हम उसे मार देते हैं ना। इंसान का मतलब उसमें कोई जीव नहीं है, उसमें कोई आत्मा नहीं है ना, वो हमारे जैसे दर्द को नहीं महसूस करता होगा, तभी तो हम उसको मार देते हैं। तो ऐसे ही एक आतंकवादी जो संगठन होता है वह मानता है कि वह सबसे शुद्ध जाति का है और उसका जो सत्य है वही केवल सत्य है, बाकी दूसरा जो बोल रहा है वो गलत है, और जो गलत है और अशुद्ध है वो हमारे बराबर का नहीं है, हमें उसे मार देना चाहिए। तभी वो मार देता है किसी भी आदमी को। उसे ये पता ही नहीं है कि ये इंसान भी है, उसके मन में ये रहता है, इस तरह का उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ऐसे उसके दिमाग में चीज़ें भर दी जाती हैं, है ना, और सब तरह से भरा जाता है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी। अब देखिए सकारात्मक कैसे भर देंगे कि तुम करो इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा, ईश्वर तुमको या अल्लाह तुमको या जो भी है वो बहुत अच्छा करेगा, है ना। देखिए मैं भी जो बोल रहा हूँ उसको किसी धर्म से मत जोड़िएगा भी, ठीक। तो क्या है कि अच्छा किया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि साथ में ये भी कहा जाता है कि तुम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। अब जो लोग आतंकवादी बनते हैं उनको खूब वीडियो दिखाई जाती हैं, और ऐसी वीडियो जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है। अब जो बैठे उस वीडियो को देख रहा होगा उसे लगेगा कि यार मेरे घर वालों के साथ या मेरे पूरी जाति के साथ इतना गलत हुआ है, अर्थात दूसरा वर्ग जो अशुद्ध है, जो इंसान होने लायक ही नहीं है, जिसको सत्य ही नहीं पता, वो इतना गलत कर रहा है। अब इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपने आप को मार भी लेता है, सुसाइड भी कर लेता है। सुसाइड बम देखते हो, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि भीड़ में जाके उसको ख़त्म कर ले। उसके मन में यही कुछ तो हो जाता होगा कि वो जो काम कर रहा है वो काम बिल्कुल शुद्धता वाला काम है, वो पवित्र काम है। अरे आप ही कोई काम करते हो तो क्यों करते हो, जब आपको ये फील हो जाता है ना ये काम गलत नहीं है, तो ब्रेन को इतना धुल दिया जाता है कि उन्हें ये लगने लगता है कि ये हमारा उद्देश्य है, हम शुद्ध हैं। और साथ में एक इसका और दर्शन होता है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि साधन कोई भी हो, साधन कुछ भी हो, साध्य पवित्र होना चाहिए। साधन मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका क्या हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन जो उद्देश्य है वो पवित्र होना चाहिए। तो इन्हें ये लगता है किसी को भी मारो काटो कोई फर्क नहीं, है ना। जबकि हमारे भारत में क्या होता है, हमारे भारत का कल्चर है कि हमें साधन भी देखना है, साध्य भी देखना है। अब अगर गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसका उद्देश्य क्या था, आज़ादी को प्राप्त करना, तो भाई आप कहोगे क्यों ले लिया था, उद्देश्य तो बड़ा पवित्र था आज़ादी को लेना, पर गांधी जी ने क्या कहा था, साधन भी पवित्र होना चाहिए, अर्थात हमारा जो तरीका है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए कहीं, क्योंकि चौरी चौरा में क्या हुई, हिंसा हो गई, इसलिए हम इसको मना करते हैं, हम वापस लेते हैं ये आंदोलन। इसके पीछे पूरी एक फिलॉसफी है, उस पर अलग कभी बात करेंगे, है ना। आप बस जुड़े रहिए, कई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी और आपको भी अच्छा फील होगा। तो इस तरह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति आतंकवाद क्यों बनता है, उसके मन में ये रहता है, पहली बात कि वो सबसे शुद्ध है, दूसरी जो जाति है, दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो बिल्कुल इंसान कहलाने के लायक नहीं है, उनको मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि साधन कुछ भी हो, साध्य पवित्र होना चाहिए। और साथ में ये भी रहता है कि हमारा ही जो ईश्वर है ना, या हमारा ही जो सत्य है वो केवल सत्य है, बाकी लोगों का कोई सत्य नहीं है।
तो इस तरह इनके मन में इतनी कट्टरता आती है। ये होता है आतंकवाद बनने का एक शुरुआती कारण, है ना। मेरी बात समझ आई। तो इस तरह आतंकवाद की एक मनोविज्ञान बनता है। ठीक, दूसरा चलते हैं, व्हाट इज द न्यू टेररिज्म एंड ग्लोबल टेररिज्म। देखिए, जब अमेरिका में 9/11 को हमला हुआ, जब अमेरिका में 9/11 को हमला हुआ, तो एक बात समझ में तो आ गई कि आतंकवाद अब बदल चुका है। अब एक पुराना आतंकवाद था और अब एक नए आतंकवाद है। तो चलिए हम नए आतंकवाद पे बात करते हैं। नया आतंकवाद क्या होता है और कैसे ये पुराने आतंकवाद से अलग है। तो देखिए, सबसे बड़ा एक इसका उदाहरण है नए आतंकवाद का, कि जो नया आतंकवाद है ना, वो किसी एक देश तक सीमित नहीं है, अब उसका प्रभाव कई देशों में रहता है। जैसे पहले जो आतंकवादी संगठन होते थे वो किसी एक देश तक रहते थे। जैसे मान लो कोई जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठन है तो केवल वही काम करेगा बस, उसे और विश्व में कहीं से कोई मतलब नहीं है। प्लस आप देखिए, जैसे फिलिस्तीन वाला था वो वही काम करेगा, उसे विश्व में कहीं मतलब नहीं। जैसे मान लो बोको हराम है, वो केवल नाइजीरिया में काम करता, उसे पूरे विश्व में कहीं कोई और गतिविधि नहीं करेगा। तो पहले वाला जो होता था, ठीक, इसको ऐसे नहीं, इस दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, ये ओल्ड है, ये न्यू है। अब न्यू टेररिज्म में क्या होता है कि इंटरनेशनल अप्रोच होता है। ठीक, इसका क्या होता था, इसका नेशनल अप्रोच होता था केवल, है ना। कोई एक स्थायी क्षेत्र तक सीमित रहता था, इसका क्षेत्र असीमित हो गया है। जैसे अलकायदा एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आतंकवाद का जो हर जगह अपना प्रभाव रखता है, उसकी ब्रांच है। ठीक है, उसी की ब्रांच थी जो सीरिया में थी, वही ब्रांच बाद में जाके ISIS हो गई, उसी की ब्रांच है। उसी की ब्रांच हर जगह, अफ्रीका में है, भारत में है। तो अब बताइए कैसे ये काम कर रही है। ये लोग काम कर रहे हैं एक MNC की तरह। MNC मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कोको कोला, है ना। तो जब ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसकी हर जगह ब्रांच है ना, और व्यवस्थित है बहुत। तो वैसे ही जो अब नया आतंकवाद आ रहा है वो बहुत व्यवस्थित है, साथ ही साथ वो क्या है, उसका प्रभाव अन्य कई देशों में भी है। पहले का जो प्रभाव पहले जो टेररिज्म होता था वो होता था राष्ट्र के आधार पे, जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद की भावना, है ना। जैसे हम लोग ने पढ़ा होगा, आयरलैंड एक ग्रुप पढ़ते थे ना, आयरलैंड की आज़ादी के लिए काम, आयरिश ग्रुप, तो आयरलैंड की आज़ादी के लिए काम कर रहे थे। ऐसे ही हर देश की आज़ादी के लिए एक होता था ना, उसका आधार क्या होता था, राष्ट्र। जैसे मैंने बताया फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, है ना, ऐसे ही कुर्द में भी है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक जो गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं उसका आधार क्या है, उसका आधार राष्ट्र है ना। ये किसी धर्म से प्रभावित नहीं होते थे, अर्थात ये क्या होते थे, ये सेकुलर होते थे, है ना। ये राष्ट्रवाद की भावना के तहत आतंक की घटनाएं करते थे। लेकिन जो वर्तमान में आतंकवाद है, जिसको हम ग्लोबल टेररिज्म कहते हैं, वो धर्म के आधार पे काम करता है। जैसे शिया सुन्नी, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो ये सब धर्म के आधार पे हो रहा है। आप देखते हो कि कभी मस्जिद में गोली चल जाती है तो कभी चर्च में चल जाती है। तो ये सब किसका आधार पे काम कर रहा है, धर्म के आधार पे। पहले का जो संगठन होते थे आतंकवादी संगठन, वो सेकुलर होते थे, वो अपने राष्ट्र के आधार पे करते थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब से ऊपर होते थे, शिया सुन्नी से ऊपर होते थे। लेकिन आज के डेट में जो आतंकवाद है उसमें आप देखो क्या होता है, शिया के खिलाफ सुन्नी लड़ रहे हैं, सुन्नी के खिलाफ शिया लड़ रहे हैं, है ना, या मुस्लिम और ईसाई आपस में लड़ रहे हैं, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में। तो अब क्या है, अब धर्म के आधार पे। ऐसा क्यों, देखिए, अगर पूरे विश्व में आपको आतंकवाद फैलाना है तो आप राष्ट्र के आधार पे तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि राष्ट्र तो आपका एक जगह है, वहां आतंकवाद करो। पूरे विश्व में आप क्यों फैला रहे हो। अब जिसको अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं करनी है तो केवल वही क्षेत्र में करे ना, वो अमेरिका में करके क्या फायदा कर लेगा, कुछ नहीं। मेरी बात, जिसको तमिल कह रहा हूं, जिसको श्रीलंका में करना है तो वही करे, पूरे विश्व में कोई फायदा नहीं। लेकिन धर्म क्या होता है, पूरे विश्व में विस्तार होता है। अब जैसे मुस्लिम धर्म को अगर करना है तो पूरे विश्व में उसका आधार बनेगा, तभी तो MNC अप्रोच हो रहा है उसका। तो मेरी बात समझ में आई, धर्म के आधार पे हो रहा है। और क्या कर रहा है, इसकी बिल्कुल कंपनी की तरह भर्तियां भी होती हैं। जैसे, है ना, सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं तो वैसे ही भर्ती होती है। तो इस तरह अब एक नया, साथ में क्या करता है, ये बहुत भयावह होता है।
पहले की जो आतंकवादी घटनाएं होती थी उसमें 10 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, एक या मरे या 2 मरे, लेकिन अब क्या होता है, अब 3000 लोग मरते हैं, है ना। जो WTO बिल्डिंग गिरी थी जिसको ट्विन बिल्डिंग बोलते थे, उसमें 3000 लोग मरे थे यूएसए की। यूएसए को क्या बीती होगी, जो देश अपने आप को सबसे सुरक्षित समझता था, उसके 3000 लोग मरते हैं एक साथ। जो मैंने आपको ये स्लाइड में सबसे पहले दिखाया है, आप देखिए कि ये भारत में हुआ था, जो मुंबई में हमला हुआ था, कितना खतरनाक था, कितना भयावह था। और देखिए ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का है। तो ये दोनों फोटो क्या दिखा रही हैं, ये दो फोटो ये दिखा रही हैं कि अब आतंकवाद का स्वरूप बदल गया है। अब आतंकवाद एक या 2 व्यक्ति तक नहीं, हजारों लोगों को मारता है, भयावह होता है। कारण क्या है इसका, इनके पास अब नई नई टेक्नोलॉजी के अस्त्र शस्त्र आ गए हैं, वेपन्स आ गए हैं, है ना। अब इनके पास भी अच्छी अच्छी बंदूकें हैं, इस कारण इनका रूप इस तरह हो चुका है। अब मैं ये बताऊंगा कि इनके पास बंदूकें कैसे आई, इनके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे आई। भाई अब इनके पास वैज्ञानिक तो खुद होते नहीं है, इन्हें कहीं ना कहीं से मिला ही होगा। तो कहाँ से मिला है आखिर इन्हें इतना अच्छे अच्छे आधुनिक वेपन्स। तो चलिए इस पे बात करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो नया है ग्लोबल टेररिज्म है, वो एक देश तक नहीं रहता, उसका आधार धर्म होता है। इस कारण वो व्यापक रूप से होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे यूरोप हो। ठीक। तीसरा मैंने बताया कि ये बड़े औपचारिक संगठन के तौर पे काम करते हैं, इनकी ब्रांच होती है, ये MNC कंपनी के तौर पे काम करती हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करती हैं। ठीक। और जो नया टेररिज्म आ रहा है ना, उसमें कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता, लीडरलेस होती हैं ये, हाँ, बिना नेता के ये लोग काम करते हैं। अब इसका विवरण आगे दूंगा मैं, जब मैं लोन वुल्फ अटैक बताऊंगा। तो चलिए वहां तक चलते हैं। तो इस तरह हमने ये बात कर ली कि भाई आतंकवाद में और नए आतंकवाद में क्या अंतर है। ये UPSC सीधे सवाल पूछ सकता है कि ग्लोबल टेररिज्म क्या है और इसको भारत के संदर्भ में आप कैसे देखते हो। UPSC ने 2016 या 17 में आतंकवाद से सीधे सवाल पूछा था कि इनका उद्देश्य बदल, या ये कहा था कि आर्थिक आतंकवाद पे चर्चा करिए, है ना, कुछ ऐसे ही था। अर्थात अब क्या हुआ, जो नया टेररिज्म है वो आर्थिक मायने भी रखता है। आपको पता होना चाहिए जो ISI है ना, उसकी अरबों की कमाई है, अरबों की कमाई। इनके आर्थिक आयाम भी होते हैं। तो ये भी एक ग्लोबल टेररिज्म है का तरीका है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि जो अब टेररिज्म आ रहा है वो बदल रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे एक मन में सवाल आएगा कि भाई जो टेररिज्म आया है, जो पूरे विश्व में आतंकवाद है, उसका क्या कारण हो सकता है। ठीक। जो पूरे विश्व में आतंकवाद है वो क्यों हुआ होगा। ठीक। तो देखिए एक बात समझिए कि आतंकवाद का सबसे मेन कारण क्या होगा। सबसे मेन कारण होगा कि एक वर्ग, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सामान्य रूप से समझा रहा हूं अभी मैं, एक वर्ग जो क्या है, जो असंतुष्ट है, और जिसकी जो असंतुष्ट है एक वर्ग, है ना, जिसे ये लग रहा है कि उसकी आर्थिक मांग पूरी नहीं हो रही, या कहा जाएगा उसकी सांस्कृतिक मांग पूरी नहीं हो रही, है ना। अब आर्थिक मांग और सांस्कृतिक मांग कैसे होती है, जैसे मान लो मुझे पर्याप्त रोजगार न मिले अच्छी क्वालिटी का, तो मेरा राज्य के प्रति निष्ठा खत्म हो जाएगी। जैसे मान लो कहीं करप्शन हो रहा हो और केवल नौकरी पैसे वालों को मिल रही हो, ठीक है, और हम लोग 10 दोस्त हो जो गरीब हूँ, हम लोगों के अंदर क्या हो जाएगा, एक असंतुष्ट होने की भावना आ जाएगी, क्योंकि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। और क्यों नहीं मिल रहा, हमारे अंदर क्षमता भी है तब भी हमें रोजगार नहीं मिल रहा। जबकि दूसरा वर्ग जो क्षमता विहीन है उसको केवल इसलिए रोजगार मिल जा रहा है क्योंकि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो असंतुष्ट हो जाएंगे ना हम आर्थिक रूप से, क्योंकि हमारा आर्थिक मांगे पूरी नहीं कर रहा। वैसे ही हमारी सांस्कृतिक मांगे होती हैं। जैसे मान लो हमें तिलक लगाना अच्छा लगता है ना, हमें पगड़ी पहनना अच्छा लगता है, मान लो हमें हिजाब पहनना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये मांगे नहीं पूरी होंगी, मान लो कहा जाए हिजाब नहीं पहन सकते तुम, मान लो कहा जाए कि तुम तिलक नहीं लगा सकते, तो भी हम क्या होंगे, राज्य के प्रति नाराज हो जाएंगे कि ये हमारा धर्म ही नहीं हमें फॉलो करने दे रहा, और धर्म को हम लोग बहुत दिल से मानते हैं। तो इस तरह क्या होगा, असंतुष्ट हो जाएंगे। यही वर्ग जो असंतुष्ट होता है वही बाद में किसी और के बहकावे में आ जाता है, और जब किसी के बहकावे में आता है,
अब बहकावा मैं क्यों बता रहा हूँ, मान लो कि मैं तिलक नहीं लगाता, सॉरी मैं तिलक लगाता था, एक दिन लगाया, मुझे किसी पुलिस वाले ने रोक दिया कि तिलक नहीं लगाओगे आज से। अब मैं नाराज़ हो गया, मैं लड़ा लगातार कि मुझे तिलक लगाने का अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि मेरा ये धर्म है, ठीक, जबकि दूसरे धर्मों को सब कुछ करने को मिल रहा है। तो फिर मेरा राज्य से नाराज़गी हो जाएगी, यह देश मेरा नहीं है क्योंकि मेरे लिए अच्छा नहीं कर रहा। इतने में कोई मुझे आदमी मिल जाए और आदमी अपने मान लो असलहे बेचना चाहता हो, ठीक है, मैं यहाँ असलहा वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो आतंकवाद के संदर्भ में। तो मान लो मुझे कह दे कि लो तुम इसको मार दो सब सही हो जाएगा, तो मैं उससे खरीद लूँगा। तो मैं क्या हुआ, उसके खरीद लिया, उसको तो बेचना ही था ना, तो मैं उसके बहकावे में आ गया और मैंने क्या किया, वो जो चाहता था वही किया। तो इस तरह होता है आतंकवाद। आतंकवाद में क्या होता है, एक वर्ग जो असंतुष्ट होता है वो किसी और के विचारों से प्रभावित हो जाता है और हिंसा करने लगता है। मेरी जैसे जम्मू कश्मीर है, अब मान लो जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है, तो वहाँ कुछ लोगों के पास मान लो नौकरी नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान की एजेंसी ISI इन लोगों को भड़का देती है कि तुम एक काम करो, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बना दो, तभी तुम्हें ये सब अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो भाई ये कहेंगे हाँ हमें अलग राज्य चाहिए, और यही लोग इनको क्या दे रहे हैं, AK-47, ठीक। तो इस तरह क्या होता है, आतंकवाद कैसे बनता है, एक वर्ग है वो वर्ग असंतुष्ट हो सांस्कृतिक रूप से और धार्मिक रूप से, या कहिए कि आर्थिक रूप से भी असंतुष्ट हो सकता है, राजनीतिक रूप से भी असंतुष्ट हो सकता है। मान लो उसका कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ना बनता हो, दूसरे वर्ग के ही लोग बनते हो, तो एक वर्ग को क्या लगेगा जिस वर्ग का कोई नहीं बनता कि यार हम लोगों को अच्छे पद ही नहीं मिलते, जब अच्छे पद में हम लोग नहीं आएंगे तो हम अपने अनुसार काम नहीं करवा पाएंगे, इससे भी होता है। तो इस तरह आतंकवाद क्या बनता है, असंतुष्ट वर्ग ही किसी के बहकावे में आके आतंकवाद बनता है। अब मन में सवाल एक आ रहा होगा कि मैंने ये क्यों बताया, तो चलिए मैं आपको ना असंतुष्ट वर्गों की एक कहानी बताता हूं कि कैसे कैसे वर्ग असंतुष्ट हुए, है ना, और उस कहानी को आप समझेंगे जब, तब आपको ये लगेगा कि हाँ आतंकवाद ऐसा क्यों बन रहा था। और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ कि मैं हर जगह के आतंकवाद की घटनाएं नहीं बता रहा, मैं एक सामान्य थ्योरी बना रहा हूँ, एक सामान्य आपके मन में क्या कर रहा हूँ, विचार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी कठिन काम था मेरे लिए, रिस्की भी बहुत है, क्योंकि क्या भरोसा आपको बिल्कुल समझ में ना आए और आप कहोगे कि ये खराब है लेक्चर, है ना, पर चलिए आपके बेहतरी के लिए है तो मैं करूँगा, बाकी आपका उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सबसे ज़्यादा जो असंतुष्ट वर्ग है वो इस जगह है, इराक, ईरान, कुवैत, ठीक है, टर्की, ये है, ये जगह सबसे ज़्यादा क्या रहती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, जो मिडिल ईस्ट है, ये सबसे ज़्यादा असंतुष्ट है। अब एक मन में सवाल आ रहा होगा कि ये असंतुष्ट क्यों है। आप देखो कि इसको ये भी कहा जा सकता है कि आज विश्व में जो भी आतंकवाद है कहीं ना कहीं यहाँ से जुड़ा जरूर है, ठीक है। तो उसका कारण एक तो आप सीधे ISI देख सकते हो। तो ये क्यों आखिर इतना आतंकवाद बढ़ रहा है, ये एक मन में सवाल होगा। तो मैंने बताया कि असंतुष्ट वर्ग बढ़ रहे हैं। अब आपके मन में होगा कि ये असंतुष्ट वर्ग क्यों बढ़ रहे हैं, तो चलिए इस पे बात करते हैं। इसके लिए पूरी एक हिस्ट्री है, अब उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उम्मीद करता हूँ बहुत मजा आएगी और नए नए डायमेंशन खुलेंगे। एक वर्ग को एक बार फिर इस मैप को देख लीजिए, क्योंकि पूरा इसी मैप के इर्द गिर्द घूमेगा। यह सऊदी अरब है, इसके जस्ट ऊपर इराक है, सीरिया है, तुर्की है, ठीक है, जॉर्डन है, ये इजराइल है। पूरी कहानी ये ईरान है, तो पूरी कहानी यहीं कहीं घूमेगी, ठीक। मैं बार बार इस मैप को पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा भी। इस मैप को थोड़ी सोच लीजिए, अगर आपके आसपास कहीं मैप रखा हो तो उसको उठा लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध से, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पहले क्या था कि सबके अपने अपने उपनिवेश थे, सब चल रहे थे, अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, कुछ लोग अपना क्षेत्र हार गए। जो लोग अपना क्षेत्र हार गए, उस क्षेत्र को क्या हुआ, जीते हुए लोगों ने अपने अपने हिसाब से बांट लिया, ठीक। जो बांटा तो क्या हुआ, बांटा तो एक प्रकार से क्या किया, कृत्रिम रूप से विभाजन कर लिया, कृत्रिम विभाजन सीमाओं का। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में एक ऑटोमन साम्राज्य था, ठीक है, ऑटोमन बहुत बड़ा एक साम्राज्य था। इस साम्राज्य का क्या हुआ कि यह हार गया विश्व युद्ध में, तुर्की
ही है यही, ठीक है। तो ये मान के चलिए जो तुर्की के आसपास का क्षेत्र था वो जो युद्ध कर रहा था वो हार गया। अब ये हुआ कि इस क्षेत्र को आपस में बांट लो, है ना, इसको मैंडेट व्यवस्था कही गई, वो सब हिस्ट्री में अलग पढ़िएगा। अभी मैं आपको बस केवल काम की चीज़ें बात कर रहा हूँ, फैक्ट वैक्ट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। मेरा अभी उद्देश्य है कि आपके मन में एक अच्छी सी कहानी बन जाए। तो अब देखिए ऑटोमन साम्राज्य था, इसको बांटा, मेनली किन लोगों ने बांटा, यूके ने और फ्रांस ने, ठीक है। यूके और फ्रांस ने इनको आपस में बांट दिया कि ये एरिया तुम रखो, ये एरिया हम रखें। अब यहां फिर चलते हैं मैप में, ठीक है। ये मान लो उस समय का क्या था, यही था पूरा उस समय का ऑटोमन साम्राज्य, मान लो ये पूरा था, ठीक है, बीच बीच में थोड़ी छूटा होगा। अब इसको जब बांटा तो ये चीज मान लो फ्रांस ने ले ली, ठीक है, ये चीज मान लो ब्रिटेन ने ले ली, इस तरह बांट लिया। अब जो इनका विभाजन किया ना वो कृत्रिम रूप से विभाजन किया, इनसे पूछ के नहीं किया। बस ये देखा कि तुम्हें कितने तेल के कुएं मिल रहे हैं, हमें कितने तेल के कुएं मिल रहे हैं, तुम्हें कितने संसाधन मिल रहे हैं, हमें कितने संसाधन। तो केवल संसाधनों के आधार पे विभाजन कर दिया, ना कि यहाँ के लोगों के अनुसार। अब ये मान के चलो, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक पूरा प्रजाति रहती थी कुर्द, एक प्रजाति रहती थी कुर्द। अब कुर्द क्या था, एक अपने आप में क्षेत्र था, पहले सही से चल रहा था, वहां की सब चीजें सही चल रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब गलत तरीके से बांटा तो कुर्द का कुछ वर्ग यहाँ तुर्की में आ गया, कुर्द का कुछ भाग सीरिया में आ गया, कुर्द का कुछ भाग इराक में आ गया। अब देखिए ये वर्ग जब अलग अलग विभाजित हो गया तो इसके अंदर क्या आया, असंतुष्ट, तनाव की एक भावना आई। तो कारण यही था, प्रथम विश्व युद्ध ने ऐसे कई चीजें की। अब आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इस वर्ग की जो असंतुष्ट हुआ, इसका कारण क्या था, इसका कारण था ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियां, ब्रिटेन नहीं पूरे यूरोपीय शक्तियों की औपनिवेशिक नीतियां, वहीं से सारे आतंकवाद भी अभी भी जुड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं आपको आज भी ये फील हो जाएगा कि भारत या पूरे विश्व में जो भी आतंकवाद है वो कहीं ना कहीं यही औपनिवेशिक शक्तियों के कारण है। यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इन्हीं सब ने आतंकवाद फैलाया है, इसीलिए आज ये भुगत रहे हैं। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से इसको, अब इनमें बट गया, इनमें आपस में तनाव रहेगा, है ना। अब भाई कोई एक परिवार है, उस परिवार के लोगों को अलग अलग ले जाओगे तो यहाँ भी हो जाएगा, वो क्या करेगा, उसके मन में तनाव रहेगा। जैसे मान लो 4 भाई हैं, अब 4 भाई को क्या, जैसे मान लो बागवान है, अब बागवान में पति पत्नी को अलग कर लिया, तो चलो वो तो बेटा थे तो उनके खिलाफ हिंसा नहीं की, नहीं तो एक जगह अमिताभ बच्चन हिंसा करते कि मुझे छोड़ दो, मुझे वहां मिलने दो। लेकिन अमिताभ बच्चन का मालिक क्या कहता, नहीं तो हमारे नौकर हो, ऐसे कैसे जाने देंगे। मान लो अगर पिता माता ना होते, ठीक है, ये दोनों पति पत्नी होते, लेकिन नौकर के तौर पे अलग अलग कर दिया जाता, तो एक वर्ग क्या कहता, नहीं तुम नौकर हो, तुम्हें खरीद के लाए हैं, कैसे जाने देंगे। वहाँ हेमा मालिनी कहती नहीं हमें जाने दो, तो हेमा मालिनी के ऊपर भी अत्याचार, ऊपर उनके फिर हेमा मालिनी क्या करती, बदला लेती, तो वो भी चूंकि बराबर से लड़ नहीं सकती थी तो आतंकवादी घटना ही करती ना। तो इसका कारण क्या था, असंतुष्ट हुए, और चूंकि बराबर के है नहीं शक्ति में तो आतंकवाद घटनाएं ही प्रमोट होंगी। ये मैं एक वर्ग को बता रहा हूं, इस तरह कई सारे भारत में आप देख लो, चाहे भारत में आप देख लो, अभी हम लोगों ने हाल ही के समय में बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा समझौता किया। वो क्यों किया कि इन लोगों ने जो बेवकूफ़ी की थी, है ना, अच्छे से बांटा भी नहीं था। मान चल एक ही घर इधर आ रहा है, उसका आधा हिस्सा इधर आ रहा है, एक घर का, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। तभी हमने कहा कि भाई चलो अच्छे से बंटवारा अब हम लोग कर लें। वो लोग का उद्देश्य क्या था कि आपस में दोनों अभी भी लड़ते रहें। लड़ने से 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि अब ये लड़ेंगे तो कमजोर रहेंगे, साथ में ये लोग क्या खरीदेंगे, आधुनिक हथियार। हथियार कौन बेचेगा, हम, तो हमारी मांग बनी रहेगी, हमें फायदा होगा। तो मैंने आपको प्रथम विश्व युद्ध बताया कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में सारे जो औपनिवेशिक देश थे, जो उपनिवेश फैला रहे थे, वो कमजोर पड़ गए और पूरी तरीके से अब कमजोर हो गए थे। जैसे भारत में ब्रिटेन, है ना, अफ्रीका में कई जगह उपनिवेश कमजोर पड़ गए। तो अब ये हुआ कि चलो हम छोड़ छोड़ के चलें। आपको पता होगा 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और उसके बाद कई सारे देश आज़ाद हो रहे होते हैं, अफ्रीका के, एशिया के। तो ये क्या कारण था, इसका कारण यही था कि जो पहले की शक्तियां थी वो कमजोर हो गई थी, खत्म हो चुकी थी लगभग, क्योंकि इतना भयानक युद्ध हुआ था
कि सब कुछ खुद में कंगाल हो चुके थे। तो जब अपने अंदर ही नहीं स्थिति ला सकते तो अब दूसरे देश पे क्या करेंगे, ये वर्चस्व अपना। इस कारण वहां से वो लोग आने लगे। लेकिन आते समय इन लोगों ने एक ध्यान रखा, इन लोगों ने ये ध्यान रखा कि जब हम देश को छोड़ रहे हैं ना, तो उस देश को इस तरह छोड़ें कि भविष्य में इस देश का आर्थिक शोषण कर सकें, आर्थिक रूप से शोषण कर सकें। अर्थात हम आज तो छोड़े दे रहे हैं इसको, राजनीतिक रूप से तो चलो बिल्कुल फ्री कर दिया, अब वहां कोई भी रहे, लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी हमें इनमें कब्जा रखना है। इसी को कहते हैं आर्थिक उपनिवेश एक प्रकार से, है ना। जैसे मान लो ब्रिटेन है, ब्रिटेन जब भारत से जा रहा था ना, तो भारत में क्या कह रहा था कि रियासतों को या तो पाकिस्तान से मिल जाओ या तो भारत से मिल जाओ। लेकिन एक त्रावणकोर की रियासत थी, उससे कह रहा था कि तुम स्वतंत्र रहो। और त्रावणकोर की जो रियासत को स्वतंत्र रहने के लिए क्यों कहा जा रहा था, क्योंकि त्रावणकोर में बहुत ज़्यादा परमाणु संसाधन है, थोरियम। तो उसे यह लग रहा था कि जब ये भारत में शामिल हो जाएगा तो एक शक्तिशाली सत्ता बन जाएगा, और जब शक्तिशाली बन जाएगा तो हमारी बात नहीं मानेगा। तो क्यों ना हम इसको अलग रखें और इसको राजा के रूप में ख्वाब दिखा दें कि तुम राजा बने रहोगे, तुम क्या फ़ायदा, तुम जब भी रहोगे हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, है ना। और साथ में ये भी पता कि राजा हमेशा के लिए निर्भर हो जाएगा, तो वो अपना जो परमाणु संसाधन है वो फ्री में दे देगा। और इस तरह फिर ब्रिटेन को फ़ायदा होता रहता है ज़िंदगी भर। तो यहाँ जहाँ भी जिस जिस देश में संसाधन थे, उस देश के लिए इन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि ये हमेशा हमारे पपेट रहे, अर्थात हमारी कठपुतली के तौर पे काम करें। तो सबसे ज़्यादा संसाधन कहाँ थे, मिडिल ईस्ट में, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा संसाधन क्या था, पेट्रोल। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सोचा कि जो पूरा ये मध्य एशिया क्षेत्र है ना, जो पूरा मध्य एशिया क्षेत्र है, ये इसमें हमारा आर्थिक नियंत्रण बना रहे। यही यूके, यही फ्रांस, यही यूएसए, तो ये सब यहाँ पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते थे। आप देखो पूरे विश्व में सब जगह आज़ादी हुई, भारत में आज़ादी हुई, भारत में क्या हुआ, लोकतंत्र हुआ, शासन प्रणाली होने लगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या काम कर रहे थे, यहाँ पर अभी भी राजा लोग काम कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, वहाँ पर राजा लोग क्यों थे अभी भी? तो राजा होने का मेन कारण ये था कि जो यूरोपीय शक्ति थी वो यह जानते थे कि यदि यहाँ पर लोकतंत्र हुआ, है ना, लोकतंत्र का मतलब वास्तविक लोकतंत्र हुआ, तो क्या हो जाएंगे ये लोग, एक मजबूत सत्ता हो जाएगी इनकी। फिर जनता शासन करेगी, और जब जनता शासन करेगी तो अपने हित के लिए करेगी। अब जैसे मान लो भारत है, भारत में मान लो मोदी जी राजा होते, तो मोदी जी जब राजा होते तो पूरी जनता को कैसे दबा के रख रहे होते, शोषण कर रहे होते, है ना। अब दबाने के लिए क्या चाहिए, दबाने के लिए चाहिए ताकत। अब चूंकि आपको पता है कि मोदी जी सबका शोषण करके अगर रख रहे होते, इन्हें दबा के ताकत चाहिए होता, तो ताकत के लिए ये किससे, यूएसए से अपनी दोस्ती रखते कि मान लो कभी भारत में विद्रोह हो ना तो मैं तुम्हें तुरंत बुलाऊंगा, तुम आ जाना। फिर यूके से भी दोस्ती करके रखते कि तुम भी आ जाना। और यूएसए और यूके मोदी जी से क्या कहते कि आपके पास जो पैसा है ना, संसाधन, हमको देते रहो, हम आपके बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, है ना। इसको जरा जोड़िएगा कभी सऊदी अरब और यूएसए से। सऊदी अरब यूएसए बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसको थोड़ी लिंक करिएगा। मैंने तो यहाँ इसलिए उदाहरण दिया भारत का कि आपको महसूस हो, बाकी तो भारत से अच्छा लोकतांत्रिक देश कोई है नहीं। तो यहाँ आपको समझ में आई। तो इस तरह क्या होगा, हमारे मोदी जी अगर राजा के तौर पे होते तो हमेशा यूके और यूएसए के दबाव में रहते, और क्या भरोसा भारत के जितना भी कोयला है उनको बिल्कुल सस्ते में देते, क्योंकि ये उम्मीद करते कि ये कभी भी अगर हमला होगा तो ये हमारी मदद करेंगे, अर्थात हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो भारत को ये पता है कि हमें सारी नीतियां अपने अनुसार काम करनी है, क्योंकि जो यहाँ प्रधानमंत्री है उसको शक्ति ताकत से नहीं मिली, जनता से मिली है। तो सारी काम जनता के लिए करना होगा ना कि यूके और यूएसए के लिए। यही लोकतंत्र की क्या है, सुंदरता है। लेकिन जो राजा होते हैं उनको तो क्या करना है, उनको तो ताकत चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ताकत क्यों, अपनी ही जनता का शोषण करने के लिए। और ताकत के लिए उन्हें दूसरे देशों पे होना पड़ता है निर्भर, और दूसरे देश तो यही चाह रहे थे। तो कुछ ऐसे ही कहानी होगी मध्य एशिया की जो थे। अभी देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, किसी एक घटना के आधार पर पूरे कॉन्सेप्ट को खारिज मत कर देना कि आप लोगों ने थोड़ी जो पढ़े होते हैं ना, तो उसी को बस लेके सोचते हैं, पूरी हर घटना को लेके नहीं सोचते।
तो अपने थोड़ी विचारों को रोकना भी। अभी मेरी बात ये समझे कि उस समय मिडिल ईस्ट में संसाधन बहुत थे, हाँ, तो वहाँ ये लग रहा था जो यूरोपीय शक्तियाँ थी कि अगर हमने यहाँ लोकतंत्र स्थापित होने दिया तो क्या होगा, जैसे ही लोकतंत्र स्थापित होगा तो यहाँ के लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे, अपने हिसाब से राजा तय करेंगे या अपने हिसाब से प्रधानमंत्री तय करेंगे, और फिर हमें महंगा तेल मिलेगा, क्या भरोसा मिले ही नहीं। इसलिए उन्होंने यहाँ पर राजतंत्र को ही रखा, है ना। किसी तरह से आप ये कहिए, और अगर लोकतंत्र आने भी दिया, मान लो जो लोकतंत्र को बनाया भी तो नाम मात्र का रखा, इतना कमजोर लोकतंत्र कि तानाशाही मान के चलो उसे, जैसे हिटलर टाइप का। अभी आप बात और समझिएगा आगे। तो इस तरह मैंने बताया कि इस क्षेत्र में जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या था, पूरा संसाधनों से भरा हुआ था, पेट्रोलियम संसाधनों से। तो इस क्षेत्र को यूज करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने यहाँ पर नाम मात्र का लोकतंत्र या जो भी रखा प्रमुख, उसको कठपुतली बना के रखा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा मैं क्यों ऐसा बार बार बोल रहा हूँ। तो चूंकि ये बहुत ज़्यादा विविधता वाला क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा यहाँ विविधता है, कई सारी प्रजातियां हैं, कई सारी निर्जातियां हैं। आपको लग रहा होगा केवल मुस्लिम है, ऐसा नहीं है। मुस्लिम में भी वहाँ कितने, पश्तून है, सिया है, सुन्नी है, वहाबी है, कई तरह के लोग हैं, और एक दूसरे से सब वैसे ही अलग है जैसे हिंदू मुस्लिम से अलग है। ठीक, तो ये एक सवाल हुआ मन में कि जब लोकतंत्र होता है ना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो भारत है, भारत में इतनी विविधता है, लेकिन इतनी विविधता के बावजूद भी भारत में कोई हिंसा क्यों नहीं होती व्यापक? व्यापक क्या, कुछ नहीं होती। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों को ये लगता है कि हमारे लोग शासन में हैं। हिंदू वर्गों को लगता है कि हमारे शासन में है, मुस्लिम वर्गों को लगता है शासन में है, ईसाई वर्गों को लगता है शासन में। आप देखिए हमने क्या व्यवस्था कर रखी थी कि यदि संसद में ईसाई लोगों का ना पहुंचे जनप्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति 2 लोगों को चयन करेगा। हम लोग ने ये क्यों किया? ताकि हर वर्ग को ये लगे कि हमारा यहाँ के प्रशासन में प्रतिनिधित्व है। और जब किसी वर्ग को ऐसा महसूस होता है ना कि ये राज्य तो हमारे अनुसार ही काम कर रहा है, तो कभी राज्य के खिलाफ विद्रोह नहीं करता हो, राज्य से कभी असंतुष्ट नहीं होता। मेरी बात समझ में आ रही? तो हमेशा राज्य से क्या रहेगा, वो संतुष्ट रहेगा। और जब राज्य के प्रति उसके मन में प्यार होगा, लगाव होगा, तो कभी वो राज्य के खिलाफ बंदूक नहीं उठाएगा। ठीक, तो ये होती है लोकतंत्र की खूबसूरती। वास्तविक रूप से जो लोकतंत्र हो, जो रियल में लोकतंत्र हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और चूंकि मिडिल ईस्ट में लोकतंत्र नहीं रहा, ठीक, जिसके कारण वहां शासक रहे, और उनसे क्या हुआ, एक वर्ग का जो शासक होता था तो दूसरा वर्ग उससे चिढ़ता था। अब मैं एक उदाहरण आपको और बताता हूं, ठीक है। जैसे मान लो, आपको चीजें अब समझ में आनी चाहिए हल्की हल्की सी। जैसे मान लो सीरिया है। अब सीरिया में क्या है, सीरिया में ज़्यादातर सुन्नी है, 80% सीरिया में सुन्नी है, ठीक है। अब मान लो 20% के आसपास सिया हैं और कुर्द हैं। अब लेकिन जब इसको फ्रांस छोड़ के जा रहा था तो फ्रांस ने यहां पर पूरा पावर किसको दिया, आप बताओ? क्योंकि 80% सुन्नी है, 20% में सिया और कुर्द के लोग हैं, तो पूरी शक्ति किसको दी, सिया को दे दी। जो आज बशर अल असद है वो सिया ही है, तो पूरी शक्ति सिया को दे दी। क्यों दी सिया को? अब आप मन में सोचो कि यदि 80% वाले राजा को दे देते, सुन्नी में किसी को दे देते, तो भविष्य में ये हमारी बात नहीं मानता। लेकिन अगर हम 20% वाले को देंगे ना, तो क्या कहेगा, ये हमेशा कमजोर रहेगा और हमारे ऊपर रहेगा निर्भर। लेकिन अब वहां की स्थिति देखिए कि वहां पर जो 80% लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे असंतुष्ट। और जैसे ही वो असंतुष्ट होंगे तो 20% वाले को हटाने की कोशिश करेंगे, उनका जो शासक है। तो 20% वाला शासक शक्ति का प्रयोग करेगा, और जैसे ही वो शक्ति का प्रयोग करेगा तो दूसरा वर्ग क्या कर लेगा, हथियार उठा लेगा। और यहां से शुरू होता है आतंकवाद। ऐसे हर जगह आप देखो। अब इराक में भी यही था। इराक में क्या, इराक में प्रमुख कौन था? इराक में इस एरिया में रहते हैं कुर्द, इस एरिया में रहते हैं सिया, ठीक, और यहां रहते हैं सुन्नी, ठीक। अब यहां पर मेन बना दिया सद्दाम हुसैन को, तो इन दोनों में अत्याचार किया, फिर इन दोनों ने हथियार उठा लिया, है ना। तो ये कहानी पूरे मिडिल ईस्ट की है। चलिए अब कहानी समझते हैं।
मैंने आपको एक ऐसे अभी ओवरव्यू दिया था, अब एक सीरीज पढ़ते हैं इसकी। द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मैंने बताया कि जो यूरोपीय शक्तियां थी वो चाह रही थी कि हमारा आर्थिक अधिकार हमेशा बना रहे, इसलिए उन्होंने वहां वास्तविक रूप से लोकतंत्र को नहीं बनने दिया और हमेशा अपनी कठपुतली को बना के रखा। ठीक, और उसी समय कोल्ड वॉर भी शुरू हो रहा है बाद में, अब समझिएगा। कोल्ड वॉर के तहत क्या हुआ, यूएसए चाह रहा है कि हमारे हिसाब से काम करे और रूस चाह रहा, यूएसएसआर है ना, ये दो, यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में अपना प्रभाव बना ले, है ना। अब इस कहानी को सबको जोड़ के रखिएगा, कहानी बहुत खिचड़ी टाइप की बनेगी, लेकिन आप थोड़ी हिम्मत रखिएगा तभी समझ में आएगी और मजा आएगी। फिर क्या हुआ कि सभी देशों में चल रहा था अपना अपना, कहीं कोई क्रांति हो रही होगी, कहीं कुछ क्रांति हो रही होगी, लेकिन एक क्रांति हुई ईरान में, जिसे बोलते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1979 में ईरान में क्या था कि ईरान में भी यूरोपीय शक्तियों की एक कठपुतली चल रही थी। तो जो कठपुतली था उसको हटाने के लिए वहां के लोगों ने इस्लाम के नाम पर क्रांति की, है ना। आयतुल्लाह खमेनी इसके हेड थे। तो आयतुल्लाह खमेनी के प्रतिनिधित्व में, आयतुल्लाह के नेतृत्व में वहां पर एक क्रांति हुई, इस्लामिक क्रांति। ये बहुत ही बड़ी घटना थी। अर्थात इस्लाम में शिया वर्ग ने, ये शिया के थे, तो इस्लाम में एक शिया नेता ने क्रांति की धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पे, और कहा भाई वहाँ जो राजा था वो भी अत्याचारी था, उसको हटाने के लिए कहा कि सब एक हो जाओ, अब इस्लाम के लिए सब एक हो जाओ, शिया के नाम पे सब एक हो जाओ। और इस तरह उसने इस्लामिक क्रांति की और वहाँ का जो शासन प्रणाली चली आ रही थी उस शासन प्रणाली को उखाड़ दिया और उखाड़ के वहाँ पूरी एक नई व्यवस्था स्थापित की। तो ये 79 की घटना है। अब यूरोपीय शक्तियों को क्या लगा होगा, यूएसए को या अन्य देशों को, अरे भाई ये क्या हुआ, हमारी कठपुतली हटा दी। अब ईरान में इतना तेल है, अगर उनकी कठपुतली वाली सरकार नहीं रहेगी तो फिर ये तेल वेल हमें शायद ना मिले, है ना। अर्थात मिडिल ईस्ट में हमारी शक्ति कमजोर हो जाएगी। अब साथ में उन्हें ये लगा कि जो आज इन्होंने क्रांति की है वो क्रांति कहीं कल, अब आज जहां पर क्रांति हुई है तो क्या भरोसा वो क्रांति कहां ना हो जाए, यहां हो जाएगी, यहां भी हो जाएगी, यहां सब जगह हो जाएगी। और अगर पूरे क्षेत्र में क्रांति हो गई तो हमारी सारी कठपुतलियां हट जाएंगी और फिर जो नई सरकार बनेगी वो शायद हमें सुने भी नहीं। तो यूरोपीय शक्तियों के मन में ये डर था। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके लिए क्या किया, इसके लिए यूएसए ने दिमाग लगाया। और यूएसए ने दिमाग क्या लगाया कि उस समय इराक में सद्दाम हुसैन एक शासक थे, है ना। ये इसकी एक अपनी अलग कहानी है, बस इतना जान लीजिए, सद्दाम हुसैन एक शासक था, गरीब आदमी था, लेकिन कैसे अपनी क्षमता के दम पे आगे बढ़ा। तो इस सद्दाम हुसैन को, ये 79 में ही बनता है, वहां का राजा टाइप, है ना, वहां का सर्वे सर्वा हो जाता है। और जैसे ही वहां का सर्वे सर्वा होता है तो अब चाहे देखिए, अगर इसको शुरू से ही दबा के रखा जाता तो ये नियंत्रित में रहता, लेकिन यूएसए ने क्या किया, यूएसए को ये लगा कि जो ईरान है ना, ईरान बहुत बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ क्रांति हो गई, ये नई सरकार आई है और ये सरकार ये भी कह रही है कि हम पूरे विश्व में या पूरे मिडिल ईस्ट में ये क्रांति करेंगे। तो ईरान को रोकने के लिए सद्दाम हुसैन से कहा कि तुम हमला कर दो इधर, सद्दाम हुसैन से कहा हमला कर दो। तो सद्दाम हुसैन को क्या कहा कि देखो तुम अभी नए नए राजा बने हो, ठीक है, यदि तुम हमला कर दोगे तो तुम्हें वहां की जनता हीरो मानने लगेगी। क्या? इसलिए कि तुम इराक का विस्तार कर रहे हो, है ना। और साथ में कई तरीके बताया कि ये भी कहा देखो, जैसे ये इराक है ना, तो इराक के पास बहुत कम जमीन है समुद्र से जुड़ने के लिए, है ना, बहुत कम, छोटी सी बिल्कुल एक बंदरगाह टाइप है। तो क्या होता है कि इराक को ये कहा कि यदि तुम ईरान पे कब्जा कर लोगे ना तो तुम्हें बहुत बड़ी जमीन मिल जाएगी, तो तुम व्यापार भी कर सकोगे। तो इस तरह सद्दाम हुसैन के मन में ये आया कि यदि मुझे राजा बनना है और वैध रूप से, ताकि वहाँ की जनता मुझे बहुत माने, तो मुझे हमला कर देना चाहिए। आपको पता ही है कि इससे क्या होगा, वहाँ राष्ट्रभाव की भावना होगी कि हमारे राजा ने हमला कर दिया हम लोगों के लिए, तो उसको स्वीकारता मिल जाएगी। इस कारण उन्होंने ईरान में कर दिया हमला, सद्दाम हुसैन ने। यह हुआ ईरान इराक वॉर।
अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सद्दाम हुसैन अपनी वैधता को बढ़ा रहा है। किस आधार पे? कि हम वहाँ की भूमि ले लेंगे तो जिससे हमारे आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी और साथ में धार्मिक स्वरूप भी था, ठीक। और यूएसए क्यों सपोर्ट कर रहा है? यूएसए सद्दाम हुसैन को सब तरह के अस्त्र शस्त्र देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसे ये लगता है, अस्त्र शस्त्र नहीं भी देता मान लीजिए, लेकिन कोई विरोध नहीं करता, जबकि ये बिल्कुल क्या था? अवैध था। मतलब हमला कर देना कोई इसकी वैधता नहीं थी। इसने हमला कर दिया और सारी यूरोपीय महाशक्ति देख रहे हैं केवल। सद्दाम हुसैन यहाँ पर मारकाट कर रहा है ईरान में, और ईरान में जब इतनी मारकाट कर रहा है तो खुद को और बहादुर समझने लगा, उसे मजा आने लगा। तो उसने 10 साल युद्ध किया और 10 साल में ईरान को पूरा तबाह कर दिया। 8-9 साल युद्ध हुआ और पूरे ईरान को उसने तबाह कर दिया। और यूरोपीय शक्ति यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी सब इसको देखती रही। और जब क्यों देख रही है? क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि जिस तरह से ईरान कमजोर हो जाएगा हमारे लिए सही रहेगा। अब सद्दाम हुसैन ने क्या किया? जब इस पे हमला किया, 10 साल हो गए, तो उसने कुवैत से लिया खूब सारा पैसा। कुवैत एक छोटा सा देश है लेकिन पैसे से बड़ा संपन्न था। अब एयरलिफ्ट मूवी याद करिएगा, तो कुवैत से लिया था खूब सारा पैसा, ठीक। तो जब 79 से 88 के तक युद्ध चला तो कुवैत से पैसा लेता रहा सद्दाम हुसैन, हमला करता रहा। कुवैत को कह रखा था कि हम तुम्हें वापस कर देंगे, लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ तो कुवैत ने कहा कि हमें पैसा चाहिए। तो सद्दाम हुसैन ने कहा तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, अभी चाहिए? कहता हाँ अभी चाहिए। तो लो तुम भी हमला। तो अब चूंकि अब देखिए यही एक समस्या होती है। उस समय हमने सद्दाम हुसैन को संतुष्ट क्यों रखा था? क्योंकि अपीजमेंट है ना, संतुष्टिकरण, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों के हित थे। जैसे आपको याद होगा हिटलर और मुसोलिनी कोई एक दिन में तानाशाह नहीं बन गए थे, या सीधे इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध नहीं किया था। आप कहो ना हिटलर क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था। तो हिटलर को बनाने में सबसे बड़ा अगर योगदान था तो ब्रिटेन का और फ्रांस का था, क्योंकि हिटलर को जानबूझ के ताकतवर बनने दे रहे थे, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि हिटलर उनके हितों की पूर्ति कर रहा है। पूरे विश्व इतिहास जब पढ़ाऊंगा तब ये चर्चा होगी। तो हिटलर एक दिन में नहीं बना, हिटलर को बनाया गया। किसने बनाया? ब्रिटेन ने और फ्रांस ने। अब बाद में वो किसके लिए नुकसानदायक बन गया था? ब्रिटेन के लिए ही। इसलिए कहा जाता सांप को अगर दूध पिलाओगे तो चाहे जो करो, लेकिन काटे के बाद में तुम्ही को जितना बड़ा होगा, है ना। तो अब इन सबको समझ में आ रहा है आपको? ये कहानी यहां से जोड़िए। सद्दाम हुसैन भी अब एक सांप बनते जा रहे हैं, शक्तिशाली हो गया। अब उसने सीधे कुवैत पे हमला कर दिया। और जब कुवैत पे हमला किया तो कहां? सऊदी अरब। अब से सऊदी अरब के बिल्कुल पास में था, तो सऊदी अरब को भी डर लगने लगा कि भाई ऐसा ना हो कहीं ये हमारे ऊपर भी कर देगा, है ना। और सऊदी अरब की मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह यहीं पर थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अब कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग आएगी। तो कुवैत में जब हमला किया तो पूरा विश्व क्या हुआ? पूरा विश्व परेशान हो गया। अब चूंकि सऊदी अरब पे हमला कर दिया तो यूएसए परेशान हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की अपनी कोई सेना नहीं है, उसका यूएसए से बॉन्ड है कि तुम हमें हमेशा मदद करोगे। अब इनकी इन दोस्ती का कारण सबसे बड़ा ये है कि सऊदी अरब के माध्यम से यूएसए अपना नियंत्रण बनाए रखता है ना, यूएसए, और साथ में यूएसए के माध्यम से सऊदी अरब क्या करे रहता है? अपनी ताकत बढ़ाए रखता है। तो दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, इस कारण दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब यहां तक कहानी समझ में आई कि कुवैत पे कर दिया हमला। इसी को कहते हैं खाड़ी युद्ध 1991 का, जिसके कारण भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि तेल के दाम बहुत बढ़ गए थे। पूरा युद्ध में ये जब देश शामिल हो जाएंगे तो तेल वेल आएगा नहीं ज़्यादा, तो तेल के दाम बढ़े थे तो भारत की इकॉनमी पूरी तहस नहस हो गई थी, है ना। एक घटना और देखते हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि ईरान इराक वार आपको मैंने बताया कि 80 से 88 चला था, है ना। ईरान इराक के बाद क्या हुआ? इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया और 1990 से 91 में ही युद्ध हो रहा। कहानी यहीं तक रोकी थी मैंने, है ना। अब दूसरी कहानी 79 में ही, है ना, इसी समय जब ईरान इराक युद्ध हो रहा था तो एक नई घटना और हो रही थी। वो घटना यह थी कि उस समय कोल्ड वार चल रहा था। और कोल्ड वार में क्या था? कोल्ड वार मेनली 2 तरह की विचारधाराओं का युद्ध था, लोकतंत्र व समाजवाद, साम्यवाद, ये मान के चलिए, ठीक है। ये पूंजीवाद भी इसको कह सकते हैं।
ठीक, इन दो विचारों की टकराहट थी। इसका समर्थन यूएसए कर रहा था और इसका समर्थन कर रहा था यूएसएसआर। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। ये कहते थे यूएसए वाले की लोकतंत्र अच्छा है और यूएसएसआर वाले कहते थे साम्यवाद अच्छा है ना। अर्थात ये बड़े आदमियों को महत्व देता था, जो पूंजीपति है, जो अमीर आदमी है, उनकी इज्जत करो, अभी मजाक हंसवाने के तौर पे, ठीक है। और साम्यवाद क्या करता था, साम्यवाद कह रहे थे जो ज़्यादा पूंजीपति है ना उन्हें मार दो। तो अब आपको बात समझ में आ गई, ठीक, कि दो अलग अलग तरह की विचार थी। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ था, अफगानिस्तान में देखिए, अब अफगानिस्तान में भी यही था कि किसकी होगा प्रभाव, है ना। तो यूएसए को लग रहा था मैं कर दूं, यूएसएसआर को कह रहा था मैं कर दूं। लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि ये है अफगानिस्तान, ये एरिया, और उस समय यही पूरा एरिया किसका था, यूएसएसआर का था, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूएसएसआर का ज़्यादा महत्व रहा होगा। तो किसी, और सुनिए अफगानिस्तान में क्या था कि अफगानिस्तान कोई, अब जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान है, ठीक, तो अफगानिस्तान में कई लोग शासन कर रहे थे छोटे छोटे कबीलाई के तौर पे, ठीक है। तो कोई मजबूत ऐसी सरकार नहीं थी, मजबूत कोई एक सरकार नहीं थी, मतलब एक सोचिए आप कि छोटी छोटी कर रहे थे। ऐसा कारण क्यों है छोटा छोटा करने का, क्योंकि एक अफगानिस्तान की अगर आप संरचना देखेंगे ना तो ऐसी है, ये देखिए, अब पहाड़ है इतना बड़ा बीच में, तो यहाँ से लोग वहाँ के लोग नहीं आ पाएंगे, है ना, ये आएंगे तो समय, तो कोई एक क्या था, कोई एक मजबूत शासन व्यवस्था नहीं थी। साथ में यहाँ पर इस्लामिक शासन व्यवस्था थी, है ना, शरीयत के अनुसार सब कुछ चल रहा था, यहाँ के लोग उसके हैबिचुअल थे, ठीक। सवाल ये हुआ कि जैसे ही यहाँ यूएसएसआर का प्रभाव बढ़ा, अब समझिएगा ये अफगानिस्तान है, तो जैसे ही यहाँ यूएसएसआर का प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर एक प्रकार से कुछ परिवर्तन होने लगे, है ना। और यहाँ पर एक क्या, यहीं के लोगों ने एक दल बनाया, ठीक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, वो मेनली क्या था, यूएसएसआर की विचार से प्रभावित था और उसकी शासन व्यवस्था भी स्थापित हो गई उस विचार की, दल की। अर्थात वो पूरा दल अफगानिस्तान में देखने लगा। और जो यूएसएसआर की विचारधारा है ना, जो साम्यवाद है, वो धर्म को नहीं मानता। वो क्या कहता है कि धर्म सबसे बेकार चीज़ है, वो ये कहता है, अर्थात धर्म विहीन समाज की स्थापना करता है। तो जो अफगानिस्तान में उसका पीडी कुछ करके था नाम, मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये दल था। इस दल की जो सरकार बनी अफगानिस्तान में नई, है ना, क्योंकि नई इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहले था वो धर्म पे आधारित शासन व्यवस्था थे, छोटे छोटे कबीला के, ठीक है, उन सबको हटा के इसने अपनी नई शासन व्यवस्था बनाई। और चूंकि ये किससे प्रभावित था, यूएसएसआर से, तो धर्म को मानता नहीं रहा होगा। और इसने साथ में क्या किए, इसने समाज सुधार किए, है ना। साथ में इसने जो भूमि थी उनको लेकर गरीबों में बांटना चालू किया। यही तो सब समाजवाद है कि भूमि बांट दो। तो वहाँ के जो लोग थे, उनके लोगों में क्या हुआ, आपस में जो वहाँ के अमीर लोग थे उनके मन में गुस्सा बढ़ा कि क्या कर रहा है ये, हमारी ज़मीन छीन रहा है जो नई सरकार आई है। तो नई सरकार के प्रति उनमें तनाव बढ़ गया, है ना। और साथ में वहाँ के लोगों में भी तनाव बढ़ा कि ये क्या हमें धर्म से दूर लेके जा रहा है। तो उन्हें लगा कि ये धर्म विरोधी है। इस तरह जो नई सरकार बन रही थी उसके खिलाफ विरोध होने लगा। जब विरोध होने लगा तो फिर क्या कहा, इस सरकार ने जो पीडी वाली थी इसने कहा कि हमें अब सहयोग करना है, किससे, यूएसएसआर से सहयोग लेना है, ठीक। तो यूएसएसआर ने अपनी सेना भेज दी। अपनी सेना कहाँ भेजी, अफगानिस्तान में, कि जाओ वहाँ पर जो हमारे विचारधाराओं की समर्थन करने वाली सरकार है ना उसको सहयोग करो। जब यहाँ पर यूएसएसआर की सरकार सेना आ रही तो अब यूएसए को टेंशन हो गई, क्या, क्योंकि वहाँ यूएसएसआर कब्जा करे ले रहा है। तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने कहा कि सेना तो नहीं भेजी, यूएसए ने यहीं के लोगों को भड़काना चालू किया और कहा कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, पैसे देंगे, बंदूक देंगे, बस तुम क्या करो, तुम इसके खिलाफ युद्ध लड़ो और उन्हें यहां से निकाल के भेजो, ठीक। तो यहां कई छोटे छोटे संगठन बने, जैसे उसी में एक तालिबान संगठन था। अब जब ये संगठन बने, इन संगठन को क्या दिया, खूब पैसा दिया, बंदूक दी, है ना, जितने वेपन्स हो सकते थे आधुनिक वेपन्स दिए, तभी तो यूएसएसआर की सेना से लड़ पाएंगे। और ऐसा हुआ कि 89 में यहाँ के संगठनों ने यूएसएसआर को निकाल दिया। देखिए
अफगानिस्तान की एक कहावत है कि अफगानिस्तान में एंट्री तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते साधारणतः, और वहाँ शासन तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक दशाएं ऐसी हैं। अब मान लीजिए देखिए ये रोड बनी है ना, यहाँ तो कोई टैंकर जा सकता ना कुछ जा सकता, तो यहाँ पर सेना नहीं अच्छे से काम कर सकती, यहाँ पर वहाँ के स्थानीय लड़ाके ही काम कर सकते हैं, जैसे गोरिल्लावाद। अब यहाँ पर कुछ लोग छुपे हैं, जैसे ही मान लो यहाँ से गाड़ी आई, इसके ऊपर बम फेंक दिया, क्योंकि इन लोगों को क्या है, इनको हर जगह की पूरी जानकारी है, वहीं पढ़े हैं वहीं बढ़े हैं। पर सेना जो दूसरे देश की है वो सफल नहीं होगी, इसीलिए अफगानिस्तान में कभी दूसरे देश की सेना सफल नहीं होती। अफगानिस्तान में आप देख लो, यूएसए की सेना कितने सालों से पड़ी है ना, 4000 सैनिक उनके करीब मारे गए, लेकिन अब क्या भागना चाह रहे हैं कि अब हमें किसी तरह से यहाँ से छुटकारा दिलाओ। तो यह अफगानिस्तान की खासियत थी। इसीलिए यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने वहाँ के नेताओं को खूब पैसा दिया। अब आप देखो, ये यूएसए के राष्ट्रपति हैं, और यूएसए के राष्ट्रपति किसे, जो वहाँ के कबीलाई संगठन के प्रमुख हैं, उनसे बात कर रहे हैं, है ना। अब इसी में मान लो कोई संगठन तालिबानी था, ठीक, या कई ऐसे संगठन थे, एक नहीं। अब उनके लोगों से देखिए, अमेरिका के अगर राष्ट्रपति बात कर रहे हैं रीगन, तो मान लो कि इन लोगों का कितना रोल था। अब इन्हीं में से था एक ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। ओसामा बिन लादेन एक अरबपति परिवार का लड़का था, सऊदी अरब के, ठीक, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ युद्ध लड़ रहा। और जब युद्ध लड़ रहा है और किसको भगा रहा है, यूएसएसआर को, तो क्या किया, 89 में यूएसएसआर से कि सॉरी 89 में यूएसएसआर की जो सेना थी उसको भगा दिया। जैसे ही उसको भगाया, फिर ये ओसामा बिन लादेन एक हीरो बन गया, है ना। और जब अपने घर गया वापस सऊदी अरब, तो वहाँ उसकी बहुत इज्जत हुई, सऊदी अरब में उसको हीरो की तरह रखा गया, ठीक। लेकिन सऊदी अरब में, अब मैं आपको बता रहा हूँ 89 की बात, है ना, 1989 की बात बता रहा हूँ, ठीक। देखिए 1989 में क्या हुआ, ये युद्ध खत्म हो गया, ओसामा बिन लादेन गए होंगे सऊदी अरब, है ना। और सऊदी अरब जब गए थे, उसी समय देखो क्या हो रहा है, इराक कुवैत वार हो रहा है। और इराक कुवैत वार में जब इराक ने कुवैत पे हमला कर दिया, चूंकि कुवैत सऊदी अरब के बगल में था, तो सऊदी अरब को जब डर लगा तो उसने क्या किया, उसने यूएसए से सेना बुला ली। और यूएसए की सेना जब सऊदी अरब में पहुंची, तो यह बात ओसामा बिन लादेन को बहुत खराब लगी। अब ओसामा बिन लादेन ने क्या कहा, ओसामा बिन लादेन ने कहा सऊदी अरब के राजा से कि ये बताओ, हमारे पवित्र जगह पे ये यूएसए की सेना क्या कर रही है, ये मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह पे यूएसए की सेना को हटाओ। लेकिन सऊदी अरब के राजा ने क्या किया, अमेरिका की सेना को ना हटाकर ओसामा बिन लादेन को ही हटा दिया और उसको सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया। अब सऊदी अरब किससे बाहर निकाल दिया। अब ओसामा बिन लादेन के मन में कितना तनाव आ गया होगा, एक तो मेरा राजा है और मेरी बात नहीं मान रहा, तो उसका यूएसए से गुस्सा जाहिर हो गया फिर, और वो यूएसए को लेकर चिढ़ने लगा, ठीक। खुद अफ्रीका के देश में जाके चला गया, वहां बिजनेस करने लगा, और वहां पर उसने बनाया अलकायदा। और अलकायदा जो बनाया उसका उद्देश्य क्या था, अल्लाह के शब्दों का विस्तार, है ना। तो अच्छे अच्छे लोग इससे जुड़े, बहुत सारे इसके पास पैसा आया, क्योंकि अभी इसका उद्देश्य क्या, अलकायदा कोई सीधे आतंकवादी संगठन थोड़ी इसने बनाया, इसने एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था धर्म का, अर्थात अल्लाह के शब्दों का विस्तार, अर्थात सभी लोग अल्लाह को जाने। तो अब सब धार्मिक लोग इससे जुड़ने लगे, जो मुस्लिम धर्म के थे। ये बहुत मजबूत होता गया, और जब ये मजबूत हुआ तो ओसामा बिन लादेन जैसे जैसे मजबूत होता रहा, और उसको चूंकि वो चिढ़ता था यूएसए से बहुत, तो उसने यूएसए पे कई हमला किया, यूएसए की एम्बेसी में तंजानिया में हमला किया, है ना। इस तरह वो क्या हुआ, यूएसए से बदला लेना चाह रहा था। अब आपको समझ में आ गया कि ओसामा बिन लादेन कहाँ से बना था। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन थे उन्हीं में एक था, लेकिन मुजाहिदीनों को किसने दिया था सारे वेपन्स, लड़ने की कला किसने सिखाई थी, यूएसए ने। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ओसामा बिन लादेन को तैयार किसने किया, लादेन ने तैयार किया था। अब यहां से ये अलकायदा बन गया। ये क्या है, अभी ये एक अच्छी संगठन के तौर पे बना, इसका बड़ा विश्वास है लोगों पर। साथ में ओसामा बिन लादेन क्या कर रहा, वहां पर अफगानिस्तान में तालिबानों से भी मिल गया। अब तालिबानों से क्यों मिला, जब 89 में
अफगानिस्तान में 89 में यूएसएसआर की सेना वापस चली गई, तो ये हुआ कि अब वहाँ शासन कौन करेगा। तो चूंकि कई कबीलाई संगठन लड़ रहे थे, तो संगठन आपस में ही लड़ने लगे। बंदूक थी ही पहले से उनके पास, बम वम थे ही पहले, लड़ने की कला सीख ही गए थे, पैसा तो था ही, तो क्या करने लगे, वो आपस में लड़ने लगे। और जब आपस में वो लड़ने लगे ना, तो उन्हीं के लिए यह था कि अब हर संगठन मजबूत बनना चाह रहा था। तो ओसामा बिन लादेन से जुड़ गए। तालिबान भी उसमें एक संगठन था जो कह रहा था हम शासन करेंगे, और तालिबान ने अंत में 5 साल वहाँ शासन किया। और जब तालिबान ने वहाँ 5 साल शासन किया, अब आप बताओ, तालिबान और अलकायदा, ओसामा बिन लादेन दोस्त हैं, तो ओसामा बिन लादेन को अब क्या है, एक पूरा देश मिल गया अपना काम करने के लिए, तो उसको एक अच्छी व्यवस्था मिल गई। अब वो आराम से अपनी आतंकवादी घटनाओं को चला सकता था, क्योंकि पूरे देश में किसका शासन है, तालिबान का, और तालिबान क्या है, ओसामा बिन लादेन का दोस्त। तो इस तरह उसने अलकायदा को एक नया स्वरूप दिया, वहाँ से उसको आतंकवादी संगठन बनाया। और इसी के तहत उसने 2001 में, है ना, 9/11 क्या किया, यूएसए में हमला कर दिया। और जब उसने यूएसए में हमला किया तो पूरे विश्व को दहला दिया, क्योंकि अभी तक ना यूएसए ये सोचता था कि हम तो बहुत दूर हैं, मैप में आप देखो बहुत दूर है वो, उसे ये लगता था कि इस क्षेत्र में कुछ भी होगा उसका हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, और हम अपने इतने शक्तिशाली हैं कि खुद को बचा लेंगे। तो उस समय यूएसए ये सोचता था कि ये जो सब जो बवाल हो रहा है ना आतंकवाद का, ये सब एशिया साइड हो रहा है, हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ना। और जब भारत कहा करता था ना कि आतंकवाद पे सोच लो, कुछ विचार कर लो, आतंकवाद एक बहुत बड़ी घटना है, तो यूएसए कभी उसको सीरियस नहीं लेता था, क्योंकि यूएसए को ये लगता था कि ये सब कुछ है ही नहीं, है ना, और हम इससे कभी प्रभावित नहीं होंगे, ये हमसे हमेशा दूर रहेगा। और हमें क्या है, हमें तो कोई संसाधन चाहिए, उसके लिए हम गलत सलत कुछ भी करें, किसी को भी असलहे दें, किसी को युद्ध करवाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमेशा उसको लगता था यूएसए को कि ये लोग लड़ते रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे तो उसके अस्त्र भी बिक रहे हैं, अस्त्र शस्त्र। इस तरह जब पहली बार यूएसए में हमला हुआ तो उसके कान खड़े हो गए, और उसको पता चल गया कि अब वो भी आतंकवाद के दायरे में आ रहा है ना। और 3000 लोग मरे। आप ये मान के चलिए कि इससे बड़ा आतंकवादी हमला नहीं कोई हुआ अभी तक। और वो ओसामा बिन लादेन ने अलकायदा और तालिबान के सहयोग से हमला किया। हमला करने के तुरंत बाद अब यहां से देखते हैं, ठीक है, जैसे ही हमला हुआ, ठीक, तो 9/11 तो आतंकवाद को एक खतरे के तौर पे माना। और क्या किया, उस समय वहां जो राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा वॉर ऑन टेरर, अर्थात आतंकवाद खिलाफ की युद्ध। और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जो भी आतंकवाद के साथ है वो हमारा दुश्मन होगा। उन्होंने स्पष्ट ये लाइन बोली, या तो अब आप हमारे साथ हो या तो अब हमारे खिलाफ हो, है ना, या तो आप हमारे अनुसार काम करो वरना हम आपसे युद्ध लड़ेंगे। और उन्होंने इसी के तहत अफगानिस्तान में जो वहाँ की तालिबान सरकार थी उससे कहा कि ओसामा बिन लादेन हमको सौंप दो। ओसामा बिन लादेन को नहीं सौंपा, और जब ओसामा बिन लादेन को नहीं सौंपा तो उन्होंने अफगानिस्तान में कर दिया हमला। और अफगानिस्तान में आज तक वो चल रहा है। और जहाँ भी हमला होगा वहाँ अस्थिरता आएगी, और वहाँ जहाँ भी अस्थिरता होगी वहाँ से आतंकवाद उठने लगता है ना। फिर मुजाहिदीन तालिबान आगे आए, फिर उन्होंने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, और एक प्रकार से ये घटना होने लगी जो आज तक चल रही है। तालिबान से आज तक समझौता नहीं हो पाया अच्छे से कि क्या होगी नई सरकार अफगानिस्तान में, है ना। इस तरह कह सकते हो कि यूएसए ने ये देश को भी बर्बाद किया। अब 2003 में क्या होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं सद्दाम हुसैन के लिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन अब क्या हो चुका है, एक ऐसा खतरा हो चुका था जिसको कोई रोक नहीं सकता था, है ना। तो सद्दाम हुसैन को रोकने के लिए बोलते हैं कि सद्दाम हुसैन ना परमाणु बम पर काम कर रहा है, या ऐसे ऐसे वेपन्स बना रहा है जो बृहत रूप से विनाशकारी होंगे, ठीक है, मास वायलेंस करेंगे, तो उनके लिए हमें सद्दाम हुसैन पे हमला करना होगा। यह आरोप लगाया सद्दाम हुसैन में यूएसए ने यह आरोप लगाया कि वो क्या कर रहा है, ऐसे हथियार तैयार कर रहा है जो बृहत रूप से विनाशकारी हैं, जैसे परमाणु बम, ठीक है, बायोलॉजिकल हथियार। और इन आरोपों के आधार पे उसने सद्दाम हुसैन में हमला कर दिया इराक पे, और 30 दिन के अंदर इराक पे पूरा अपना शासन कर लिया।
अब बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि पहली बात तो ये स्पष्ट हो चुका कि सद्दाम हुसैन के पास ऐसे कोई हथियार नहीं थे, केवल वो झूठे आरोप थे। शायद इन युद्ध का एक प्रमुख कारण ये होगा कि जो सद्दाम हुसैन था ना, उसने सारी तेल की जो कंपनियां थी उसमें खुद नियंत्रण कर लिया था, और जैसे ही खुद नियंत्रण करेगा और खुद स्वतंत्र रूप से काम कर रहा था, उसे किसी देश की परवाह नहीं थी। तो इस कारण शायद यूएसए ने अपनी तेल की सुरक्षा के लिए उस पर हमला किया था। एक कारण यह भी हो सकता है कि वो पूरे मध्य एशिया को यह दिखाना चाह रहा होगा कि देखो अभी भी हम बहुत पावरफुल हैं, हम जो चाहेंगे वो करवा सकते हैं, इसलिए हमारे अनुसार काम करो। शायद वो डर भी बनाना चाह रहा हो। तो इस आधार पे युद्ध हुआ। अब युद्ध का क्या असर हुआ? युद्ध का असर ये हुआ कि अब युद्ध इराक को समझ लेते हैं। इराक क्या है? इराक में 3 लोग रहते हैं, कुर्द ऊपर साइड, फिर उसके नीचे सुन्नी और सबसे नीचे शिया। सद्दाम हुसैन जब प्रमुख बना, सद्दाम हुसैन एक सुन्नी था, तो सद्दाम हुसैन ने शिया और कुर्द के ऊपर बहुत अत्याचार किए। आपको विश्वास नहीं होगा कि सद्दाम हुसैन हवाई जहाज से इनके ऊपर रसायन छिड़वा देता था, पूरे के पूरे कुर्द और शिया के ऊपर। ये सुबह उठते ही नहीं थे, मर जाते थे। ऐसे हजारों लोगों को मारा, लाखों लोगों को। ये हालत थी इराक की, है ना। और इसको ये रासायनिक हथियार कहाँ से मिल रहे थे? ये रासायनिक हथियार इनको कोई और नहीं, यूएसए के द्वारा मिले थे एक समय। यूएसए ने क्यों दिए थे? क्योंकि वो चाहता था ये ईरान के ऊपर यूज करे, ईरान के संदर्भ में। लेकिन अब आप समझ में आ रहा कैसे यूएसए ने ही सब कुछ दिया एक प्रकार से। तो इस तरह जब सद्दाम हुसैन नियंत्रण में नहीं रहा, उसने तेल का सारा अपने अनुसार काम करने लगा, और शियाओं पे और किस पे, कुर्द में बहुत अत्याचार किए होंगे उसने, है ना। तो अब उसको हटाना जरूरी था। जब उसको हटाने के लिए एक बहाना बनाया कि ये परमाणु बम या अन्य हथियार बना रहा है, तो हटा तो दिया। हटाने के बाद अमेरिका ने क्या कहा कि हम यहाँ पर एक नई सरकार बना रहे हैं, और उस सरकार में जो प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे शिया के, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर सुन्नी और कुर्द होंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास होगी? प्रधानमंत्री के पास। तो उस समय एक नूर मलिक सरकार, मुझे नाम नहीं अच्छे से याद रहते इसलिए नाम आप देख लेना, ठीक है। लेकिन कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो शिया थे, वो बन गए। जब वो शिया थे और बन गए तो उनको ये लगा कि हमें अब बदला लेना होगा। तो उन्होंने बदले की राजनीति करने के कारण सुन्नियों पर अत्याचार किया 2003 के बाद, है ना, 3-4 के बाद, 3-4 ठीक। तो सुन्नियों पे जब लगातार अत्याचार हुआ तो सुन्नियों के मन में क्या आया? गुस्सा आया। अब सुन्नी क्या हुए? जो सुन्नी के ऐसे कई संगठन बने जो सुन्नियों के लिए काम करना चाह रहे थे, उन सारे संगठनों को भगा दिया, और वो भाग के कहाँ चले गए? सीरिया चले गए, क्योंकि यहाँ तो शिया की सरकार, सारे पद शिया के पास, है ना। और भ्रष्टाचार भी खूब हुआ, तो लोगों में तनाव आ गया, ठीक। अब समझ में आया, जो वहाँ नई सरकार बनी वो वही काम कर रही थी जो काम सद्दाम हुसैन ने किया था। और जब कोई नए देश का संगठन होता है ना, या नए देश का गठन होता है, तो पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। जैसे नेल्सन मंडेला जब दक्षिण अफ्रीका में प्रमुख के पद में आए, राष्ट्रपति के पद में आए, तो उन्होंने गोरों के साथ गलत नहीं किया था, उनके साथ मिलकर इस देश चलाया था, क्योंकि वो चाह रहे थे एक ऐसा साउथ अफ्रीका बने जो सभी के लिए हो, है ना। बदले की राजनीति से आप कोई देश नहीं बना सकते। इस तरह क्या हुआ कि सुन्नी लोग उनसे बहुत नाराज हो गए, जो नई सरकार थी इराक की। जब सुन्नी वर्ग नाराज हुआ तो सीरिया चला गया और वहां पर अपना प्लानिंग करने लगा कि हमें कैसे इसको हटाना है। और 2011 में एक अरब स्प्रिंग आई। अरब स्प्रिंग क्या थी? वो पुराने जितने भी राजतंत्र थे उनको उखाड़ के फेंक रही थी। अरब स्प्रिंग इसलिए आई कि 2011 में सोशल मीडिया का यूज होने लगा। तो जो अरब कंट्री के लोग थे ना, जैसे गद्दाफी को हटाया था ना, आपको याद हो, तो वहाँ के लोग, ट्यूनीसिया, वहाँ के लोगों ने जब सोशल मीडिया में देखा कि लोकतंत्र क्या होता है, तो उन्हें ये लगा कि हमारे यहाँ भी तो लोकतंत्र होना चाहिए, हम क्यों अपना शोषण करवा रहे हैं। तो इस आधार पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया, डेमोक्रेसी की डिमांड की। तो सफल हुए कई देशों में। कई देशों से ये होते हुए तो कहाँ पहुँचा? सीरिया में पहुँचा। और सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी, और उस सरकार को जब उखाड़ने के लिए आंदोलन हुए तो वो भी सरकार हिलने लगी, और सरकार क्या हो गई? कमज़ोर होने लगी। और सीरिया में क्या हुआ? गृह युद्ध शुरू हो गया। और जब कहीं गृह युद्ध होता है ना, तो वहाँ अस्थिरता आ जाती है। और जब सीरिया में गृह युद्ध शुरू हुआ तो वहाँ पर जो सुन्नी संगठन पहुँचा था, आपको याद होना चाहिए। अब मैंने पहले बताया था कि सीरिया में भी क्या, राजा तो जरूर वहाँ शिया है,
लेकिन वहाँ भी जनता क्या थी, मेन सुन्नी थी, और सुन्नी चाहती थी कि हम लोगों का यहाँ पर शासक रहे, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं इधर। और आपको पता होना चाहिए कि जो उसके एक नीचे देश था इराक से भी वहाँ पर कई सुन्नी संगठन पहुँच चुके थे, क्योंकि उन्हें भी ये लग रहा था कि हम इनके सहयोग से इराक में सही कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो एक सुन्नी वर्ग तैयार हुआ, यही बाद में बना क्या, ISI। मैंने कहानी को बहुत सामान्य रूप से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब जो ये ISI बना, ये एक आतंकवादी संगठन बना। साथ में आपको पता होना चाहिए कि इसको लड़ने के लिए कोई देश शुरू में तैयार नहीं हुआ, इसको हल्के में ले लिया। ये अपने आप को मजबूत करता रहा, क्योंकि वहाँ पर इसके पास बहुत सारे तेल के कुएं पे अधिकार हो गया, और ये अपने आप को विस्तार करता रहा धीरे धीरे धर्म के नाम पर। और इसने क्या कहा, इसने कहा कि हम एक शरीयत के अनुसार चलने वाला देश बनाएंगे। देश क्या मतलब, जो पहले होता था जिस तरह के बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, वैसे हम पूरा एक साम्राज्य बनाएंगे, और उसका प्रमुख कौन होगा, ISI का हेड अबू बकर अल बगदादी। और वो कह रहा था मैं खलीफा बनूंगा, अर्थात मैं सबका प्रमुख रहूंगा। तो इस तरह ISI प्रमुख बनता गया, बहुत ताकतवर। उसका इराक में कई जगह कब्जा हो गया, सीरिया में कई जगह कब्जा हो गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसको हराया क्यों नहीं गया तुरंत, है ना, तुरंत क्यों नहीं खत्म कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि तुरंत इसलिए नहीं खत्म किया कि हर देश ना ये देखता है कि उसके स्वार्थ कैसे पूरे हो रहे हैं। अब सीरिया में आप देखिए कि युद्ध तो सीरिया का हो रहा है, लेकिन USA भी वहां मदद कर रहा है ऐसे संगठन को जो असद के खिलाफ हैं। तो रूस भी वहां अपने असलहे भेज रहा है ऐसे संगठन को जो रूस के असद के समर्थक है। तो भाई जब सारे देश एक नहीं है, सारे तो अस्त्र शस्त्र अवेलेबल करा रहे हैं, तो उसका क्या होगा, उसका मिसयूज ही होगा। तो इस तरह ISI मजबूत होता रहा। ISI के पास तो आर्थिक गतिविधियों के लिए भी बहुत पैसा था, तेल वेल बेचता था। अब उसने वहाँ कब्जा कर लिया इराक और सीरिया के बहुत बड़े एरिया में, ये आपस में लड़े हुए, मतलब जुड़े हुए। उसने तो ये भी कहा कि इराक और सीरिया अब एक है, जो मेरे अंतर्गत है ना। तो इसीलिए ISI का नाम है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया। तो उसने कहा ये एक देश हो गए अब। और एक और खासियत है तुर्क और ईरान, तुर्की और ईरान वहीं बगल बगल में बिल्कुल। तुर्की और ईरान देखिए ये। अब देखिए इस पूरे एरिया में ISI का प्रभाव है। ये रहा तुर्की, ये रहा ईरान, ये दोनों चाहते तो इसको हरा देते, है ना। लेकिन चूंकि तुर्की की समस्या क्या थी, यहाँ पर कुछ कुर्द लोग रह रहे थे, और जो कुर्द लोग थे ना वो कहा करते थे कि हमें अलग होना है। और ISI इन्हीं कुर्दों के खिलाफ भी काम कर रही थी। तो तुर्क वालों को ये लगा, तुर्की को ये लगा कि चूंकि ये तो हमारी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इनको नहीं रोकते। तो तुर्की ने भी इनको नहीं रोका, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि ISI क्या कर रही है, ये कुर्दों के खिलाफ काम कर रही है, क्योंकि कुर्दों को सुन्नी से अलग थे तो उनके खिलाफ काम कर रही थी। और तुर्की को ये लग रहा था कि ये कुर्दिस्तान वाले जो लोग हैं, है ना, ये कुर्द एक वर्ग है जो कुर्दिस्तान की मांग कर रहा था, तो ये जब अलगाववाद फैला रहे हैं तो इनको मरना ही चाहिए। तो इस तरह इसने किसी भी तरह से ISI को ख़त्म करने में मदद नहीं की। चूँकि ईरान USA से नाराज रहता था, नाराज क्या, इनकी बातचीत नहीं होती थी, है ना, तो ये भी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ। इस तरह ISI की जो आसपास के शक्तिशाली देश थे उन्होंने ISI पे कोई नियंत्रण लाने की कोशिश नहीं की। अब वहाँ से जो काम करता था कौन करता था, USA कर रहा था किसी तरह रोकने को। पर अब USA के अंदर एक होता है कि विश्व की पुलिस है वो, है ना, पर उसने कहा कि हम हमला करके सब सही कर देते हैं। तो वहाँ की संसद थी, उसने कहा कि भैया एक बार अफगानिस्तान में सब कुछ कर लिया है, इराक में कर लिया, कुछ नहीं मिला, अब भैया सीधे मत करो, सीधे अपनी सेना मत भेजो, सेना बहुत मरती है हमारी, पैसे और असलहे भेजो। तो ठीक है, तो USA कमज़ोर एक प्रकार से पड़ गया इधर। इस कारण ISI बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन फिर आपस में सब देश मिलके ISI के खिलाफ काम किया और ISI को किसी तरह ख़त्म करने की कोशिश की। और उसके जो हेड थे ना अबू बकर अल बगदादी, उसको मार दिया, है ना। जैसे ही वो मारा तो ये लगा कि कमज़ोर हो गया ये, ठीक है। जो इराक में और सीरिया में उसका कब्जा वाले एरिया थे जैसे मोसुल, इस पर भी फिर कब्जा कर लिया। इस तरह कहा गया कि किसी तरह ISI कमज़ोर हो रहा है। पर ISI ने क्या किया, एक नया रूप ले लिया। अब उसने क्या कहा कि हम एक जगह संगठित होकर काम नहीं करेंगे।
पूरे विश्व में अब काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास अब पावर कम हो गई है, लेकिन हमारे पास एक विचार की पावर है ना। हमने लोगों को प्रभावित करना चालू कर दिया। उसने क्या किया, उसने सोशल मीडिया का यूज करके सभी लोगों को प्रभावित किया। और सभी लोगों को क्या प्रभावित किया कि देखो हमारे लिए काम करो, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी मदद करो। तो इस तरह उसने ये भी कहा कि आप लोग जो भी चाहो जैसी भी मदद करो और जहां भी हो वहां से काम करो, है ना। तो इस तरह क्या हुए, इस तरह हुए जैसे अब यूरोप है, यूरोप में कोई व्यक्ति मान लो रह रहा है, तो व्यक्ति के विचार उसने सोशल मीडिया से पढ़ा ये सब। और सोशल मीडिया से क्या हुआ, आईएसआई की बहुत हर जगह उपस्थिति हो गई। अब सोशल मीडिया से जब आईएसआई के विचारों को पढ़ा तो कट्टर होता गया कोई व्यक्ति कट्टर होता गया। और उसको क्या कहा गया है कि आप जो भी चाहो हमारी मदद कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, आप कहीं भी हमला कर सकते हो, और हमला करने के लिए आपको कोई नेता नहीं चाहिए, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, आप जैसे चाहो। अगर आपके पास ट्रक है तो आप ट्रक का यूज करके कई लोगों को मार दो। ऐसे हुआ फ्रांस में, है ना। पार्टी के दौरान देखा ट्रक चढ़ा दिया। तो इसी को कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। अब समझिएगा, लोन वुल्फ अटैक क्या होते हैं, जिनका कोई नेता नहीं होता, ये कोई ट्रेनिंग नहीं लिए होते, ये कोई नेतृत्व के अंदर काम नहीं कर रहा है, कोई संगठित नहीं है, ये किसी ग्रुप के पार्ट नहीं है, ये स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं जो कट्टर विचारों से प्रभावित होते हैं। और ये कट्टर विचार कहाँ से आ रहे हैं, सोशल मीडिया से आ रहे हैं, है ना। तो इस कारण ये लोग क्या कहते हैं, आतंकवादी घटनाओं को क्रियान्वित करते हैं। आप देखो कि हाल ही के समय में यूरोप में कई सारी आतंकवादी घटनाएं होने लगी। उसका कारण यही था कि एक तो सोशल मीडिया थी, कट्टरता बढ़ रही थी, और भी कुछ कारण है, उन कारणों को समझिए। जैसे क्या हुआ, जब इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा था ना, तो यहाँ से लोग भाग रहे थे। ये लोग भाग के कहाँ जा रहे थे, यूरोप, है ना। यहाँ से भूमध्य सागर से यूरोप हो रहे थे, तो ये लोग यूरोप में रहने लगे। अब ये 2005-6 की बात है, लगभग 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लोग भाग के वहाँ रहने लगे। और ये लोग क्या थे, ये लोग एक धार्मिक स्वरूप वाले व्यक्ति थे, है ना, क्योंकि ये ऐसे देश में रह रहे थे यहाँ धर्म को से हर काम होता था। तो ये धर्म के आधार पे सारे काम करने वाले थे। लेकिन जब ये यूरोप गए ना, तो यूरोप में तो सेकुलर कंट्री थी, तो यूरोप में धर्म को कोई आज़ादी नहीं है, व्यक्तिगत रूप में बस है। तो आप क्या कर सकते, आप बाहर नमाज नहीं अदा कर सकती, रोड में बैठ के करने लगे। फ्रांस जाओ तो आप बुर्का नहीं पहन सकते। तो अब जब ये लोग, जिनका कल्चर, जिनका पूरा रहन सहन धर्म के अनुरूप होगा, जब ये यूरोप जाएंगे और यूरोप में इनको अपने अनुसार काम करने को नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, ये इनके अंदर यूरोप के प्रति गुस्सा आएगा। इसी को कहा सभ्यताओं का संघर्ष। ये एक अलग सभ्यता है, यूरोप की एक अलग सभ्यता है, लेकिन ये आपस में मिल गए। तो इस तरह इनके बीच में क्या हुआ, तनाव पैदा हुआ। और यही लोग बाद में क्या हुए, कोई हमला कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो इस कारण भी यूरोप में वर्तमान में क्या हो रहा है, हमले लगातार बढ़ रहे हैं, है ना। तो ये मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे पूरी एक घटना चली। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। कहानी बहुत लंबी थी। अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत व आतंकवाद को लेकर क्या है समस्याएं, क्या समाधान हो सकता है उसका, है ना। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि विश्व स्तर पे भी कैसे आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। और यहीं पर हम गांधी के महत्व पे भी चर्चा करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी थी, पर जिसको पढ़ना होगा उसने पढ़ा होगा। और धन्यवाद।